Welcome back, my dear students. So now we are going to start with chapter 3. I hope आपने chapter 1, chapter 2 अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, questions practice कर लिए हैं. If you have done that, that is great, that is wonderful, very good, keep it up. चलो, so ready हो जाओ for chapter 3 now. So the name of the chapter is Strategy Analysis, Internal Environment. Second chapter में हमने strategic analysis का external environment वाला part समझा था. Now in chapter 3 we are just going to focus on the internal environment which gets affected by external environment also. So यहाँ पे external environment के भी कुछ factors हैं जो हमें समझने हैं because both are related. So the very first concept that we have to understand is the key stakeholders. This is a new concept that has been added in your syllabus. So please be very attentive while you understand this topic. So हमें यहाँ पे ये समझना है कि stakeholders कौन होते हैं, who are they and how to identify them. हम कैसे identify करें कि हमारे लिए, हमारे business के लिए कौन से stakeholders इंपॉर्टेंट हैं, हमें किन स्टेकहोल्डर्स पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें किन स्टेकहोल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरा करने की जरूरत है. सो टू आइडेंटिफाई देम और टू एनालाइज देम हमें किस टूल का यूज करना है वो सब हम समझने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स ये सब समझने के लिए पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेकहोल्डर्स. कौन होते हैं स्टेकहोल्डर्स? आपने ये वर्ड तो कभी ना कभी सुना ही होगा. स्टेकहोल्डर मतलब जिसका स्टेक है बिजनेस में. स्टेक मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट है इन द बिजनेस. सो एनी वन पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो. इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब एनी आउटसाइडर. सो कोई भी हो, इंटरनल एक्सटर्नल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जिसका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं, बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को, जो कंपनी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, विजन है, मिशन है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इंपैक्ट करते हैं. उन्हें हम कहते हैं स्टेकहोल्डर्स. और ये क्या चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ते हैं. सो दीस स्टेकहोल्डर्स दे कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ना कि सिर्फ अफेक्ट करते हैं कंपनीज को, उनके डिसीजंस को, उनके एक्शंस को, उनकी स्ट्रैटेजीज को, बट ये खुद भी अफेक्ट होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, उससे ये अफेक्ट भी होते हैं और कंपनीज को अफेक्ट करते भी हैं. सो इन की स्टेकहोल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके लिए, आपके इंपॉर्टेंट स्टेकहोल्डर्स कौन है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें मीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि हमने देखा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजी को. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जो कंपनी चाह रही है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये जो स्टेकहोल्डर्स हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें क्लैश हो सकता है. दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं. कंपनी चाहेगी कि उसके प्रॉफिट्स बढ़े, शेयर होल्डर्स चाहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आए, कस्टमर चाहेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट हमें दिया जाए, कम प्राइस पे हमें दिया जाए. सो हर स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, दोनों में क्लैश होगा तो अनफेवरेबल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के काम पे, उसकी वर्किंग पे. सो जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कॉमन स्टेक होल्डर्स, वो कौन है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स. दीस आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी कंपनी. दीस आर द मोस्ट कॉमन स्टेक होल्डर्स फॉर एनी कंपनी, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो. इंटरनल लाइक मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल लाइक योर सप्लायर्स और कस्टमर्स. कोई भी स्टेक होल्डर हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है. एंड देयर कैन बी अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आल्सो लाइक गवर्नमेंट, लेबर यूनियंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स. ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं. पर अगेन द प्रॉब्लम इज इतने सारे स्टेक होल्डर्स, हर एक स्टेक होल्डर का डिफरेंट इंटरेस्ट है. शेयर होल्डर्स वुड वांट कि उन्हें अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, एम्प्लॉइज चाहेंगे कि उन्हें एक सिक्योर जॉब मिले, कस्टमर चाहेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, वैल्यू मिले उन्हें प्रोडक्ट और सर्विस में, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, ड्यूरेबल, अच्छी परफॉर्मेंस और कम प्राइस पे. सप्लायर चाहेंगे कि उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे, कंपनी के प्रोडक्ट की जितनी सेल्स होंगी, जितनी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो उतना ही सप्लायर के रॉ मटेरियल की इनपुट्स की डिमांड होगी. सो सप्लायर्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं. कम्युनिटी इन जनरल, पब्लिक एट लार्ज, वो क्या चाहेंगे कि कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करे, कुछ भी बनाए, हम पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे, हमारी सेफ्टी पे. ट्रेड यूनियंस चाहेंगी कि उन्हें अच्छी पे मिले और बेनिफिट्स मिले, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो. गवर्नमेंट एजेंसी भी चाहेंगी जो कंपनी से वो अच्छा काम करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, जिसके थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो इतने सारे स्टेक होल्डर्स एंड मेनी मेनी मोर, हर स्टेक होल्डर का डिफरेंट इंटरेस्ट है. इज इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो हर स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को पूरा करें? पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हमने समझा कि कहीं ना कहीं क्लैश हो सकते हैं. सो यहाँ पर जरूरत पड़ती है ये आइडेंटिफाई करने की दैट हमारे लिए की स्टेक होल्डर्स कौन है. की स्टेक होल्डर्स मतलब इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट पूरा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने उनके इंटरेस्ट पूरे नहीं किए सो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस, उसके फेलियर, उसकी स्ट्रैटेजी को इंपैक्ट कर सकते हैं. तो भाई इनके इंटरेस्ट तो पूरा हमें करना है, बाकी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को हम बैकसीट पर रख सकते हैं. सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है मेंडलोस मैट्रिक्स. दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ न्यू टॉपिक. सो नाउ मेंडलोस मैट्रिक्स को दो और नामों से जाना जाता है. स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स. एट द सेम टाइम इसे कहा जाता है पावर एंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स बिकॉज ये जो पूरी मैट्रिक्स होती है दिस इज बेस्ड अपॉन टू वेरिएबल्स और टू फैक्टर्स, पावर एंड इंटरेस्ट. अब ये मैट्रिक्स होती क्या है, इसका पर्पस क्या है? स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें मैनेज करना. इतने सारे स्टेक होल्डर्स, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट, कैसे स्टेक होल्डर्स को मैनेज किया जाए. यू नो इट इज नॉट इजी. इट कैन बी वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस बिकॉज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. सो फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे हम इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस करें. इसके लिए यूज होता है मेंडलोस मैट्रिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू कंपनीज एनालाइज कर पाती हैं अपने स्टेक होल्डर्स को और उनके एटीट्यूड्स को. ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है टू हेल्प मैनेज द की स्टेक होल्डर्स. सो मेंडलो ने सजेस्ट किया था दैट अगर आपको अपने स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना है सो यू कैन डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरियाज और टू फैक्टर्स, पावर एंड इंटरेस्ट. आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेक होल्डर की कितनी पावर है, वो स्टेक होल्डर क्या आपकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या वो इतना पावरफुल है कि वो आपकी स्ट्रैटेजी और आपके रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर सके. सेकंडली इंटरेस्ट, कौन सा स्टेक होल्डर कितना इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने रेवेन्यूज कमा रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या सभी स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं इस चीज में कि बिजनेस कैसे काम कर रही है, या सबका लेवल ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है. सो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम स्टेक होल्डर मैट्रिक्स या मेंडलोस मैट्रिक्स बनाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो पावरफुल ज्यादा हो सकते हैं बट मे बी वो ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो आपके काम में कि आपका काम कैसे चल रहा है. वो आपकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन वो आपके काम में आज इतना इंटरेस्टेड नहीं है. ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कितने रेवेन्यूज हो रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही हैं. सो इंटरेस्ट तो उनको है लेकिन हो सकता है दे आर नॉट सो पावरफुल कि वो कंपनी की स्ट्रैटेजी को इफेक्ट कर पाए. और हो सकता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स पावरफुल भी हैं और इंटरेस्टेड भी हैं. सो ये समझने के लिए, स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करने के लिए, उनके एटीट्यूड्स को समझने के लिए और स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए, की स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है मेंडलोस मैट्रिक्स. एक ग्रिड होता है, एक मैट्रिक्स होता है जो कि टू फैक्टर्स पर बेस्ड होता है जो हमने पढ़ा, एक तो पावर एंड अनदर वन इज इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो पावर लो भी हो सकती है और हाई पावर भी हो सकती है. सिमिलरली इंटरेस्ट लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है. नाउ इसके बेसिस पर हमारे पास अब चार कैटेगरीज होती हैं. वी हैव फोर कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स. सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज कीप सैटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स. ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका पावर तो हाई है, दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी, वो आपके डिसीजंस को, स्ट्रैटेजीज को इंपैक्ट कर सकते हैं लेकिन दे आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेवल लो है. बट बिकॉज दे हैव हाई पावर, हाई इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऐसे स्टेक होल्डर्स को सैटिस्फाइड रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा. राइट, यू हैव टू मेक श्योर दैट उनके जो इंटरेस्ट है वो पूरे हो बिकॉज अगर आपने उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं किया सो वो आपके काम में हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल कॉज कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह की चॉइस, किस तरह की स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं उसको इंपैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको इनफ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं डालोगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है. भाई पावर बहुत ज्यादा है इनकी, सो यू हैव टू
पुट इन इनफ एफर्ट्स ऑन दीस पीपल, इन्हें सेटिस्फाई करना जरूरी है। इन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे रेगुलर बेसिस पर आप वो इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज यू नो दैट अगर आपने इनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं किया, दे हैव लॉट ऑफ पावर इन्फ्लुएंस ओवर यू, या आपकी स्ट्रैटेजीज को इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज को अडेयर नहीं किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। फॉर एग्जांपल योर फाइनेंशियल कंपनीज, लेंडर्स, द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सिमिलरली योर कस्टमर्स। सो लाइक वी हैव स्टार्टेड, कस्टमर्स की बायर्स की बहुत बार्गेनिंग पावर होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट दीस मस्ट बी केप्ट सेटिस्फाइड। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज की प्लेयर्स। की प्लेयर्स एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग ये हमारे की प्लेयर्स हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। व्हाई? बिकॉज इनका पावर भी हाई है, एज यू कैन सी हियर, एट द सेम टाइम देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आल्सो हाई। सो ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें आपको बहुत क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा, आपको इनके साथ कंप्लीटली फुली एंगेज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एफर्ट्स यू नीड टू पुट ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। एट द सेम टाइम इन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना भी जरूरी है, बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, काम कैसे हो रहा है। सो डिसीजन मेकिंग में आप इन्हें इन्वॉल्व करेंगे, आप इनका एडवाइस लेंगे टाइम टू टाइम, यू विल कीप देम इन्फॉर्म्ड ऑल्सो, जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड ऑल्सो, और इनका पावर भी बहुत है, इन्फ्लुएंस भी बहुत है। सो आपको रेगुलर बेसिस पे इनके साथ एंगेज करना है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। मैम जैसे कि किस तरह के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आ सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल योर शेयर होल्डर्स, they have invested their capital in the business, isn't it? So they are interested in high rate of return. They will be highly interested in the organization कि कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, उनकी कैपिटल का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, राइट? सिमिलरली योर इन्वेस्टर्स, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, राइट? ये की प्लेयर्स हैं, सीईओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब हैं हमारे की प्लेयर्स। Then the third category is low priority stakeholders. As the name itself is saying, ये low priority stakeholders है, ये आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होल्ड करते, बिकॉज इनका पावर ओवर यू इज वेरी लेस, और जो इनका इंटरेस्ट है वो भी लेस है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनको मॉनिटर करना है, ज्यादा खुश रखने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इनके साथ एंगेज करने की हमें जरूरत नहीं है, बस ओकेजनल बेसिस पर आप इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। नो सच एक्शंस रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई। जैसे यहाँ पर यूजुअली आती है हमारी मीडिया, बिजनेस मैगजीन्स, जो कि कंपनीज के बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स छापती हैं, मीडिया हाउसेस या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सब वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंपनी के साथ कनेक्टेड तो हैं, राइट? बट इनका ज्यादा पावर नहीं है और इनका ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बट जरूरी नहीं है दैट ये हमेशा ही लो प्रायोरिटी रहेंगे। ये पूरी की पूरी जो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अगर मीडिया ने आपके बारे में कुछ गलत छाप दिया, आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, सो इवन द कस्टमर्स वो आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज बना लेंगे। सो मीडिया लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी पे आ जाएगी, राइट? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, दैट ये रिजिड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी मूव कर सकते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्हें इन्फॉर्म्ड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो जो इनका पावर है दैट इज लो। सो बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपको इनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, आपको इन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर हाईली इंटरेस्टेड, तो आपको इनको टाइम टू टाइम कंसल्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, दे स्पेशलाइज इन वन और द अदर थिंग। तो आपको इन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, इनका एक्सपर्ट ओपिनियन, इनकी एक्सपर्टीज आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको वो चाहिए तो आपको इनके साथ डे टू डे बेसिस पर एंगेज करना पड़ेगा, और डिसीजन लेने से पहले इनका एक्सपर्ट एडवाइस आप लेते हैं, बिकॉज ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो आपको फीडबैक देंगे, इनके कारण आप अपने को इंप्रूव कर सकते हैं फॉर द बेटर। फॉर एग्जाम्पल योर एम्प्लॉइज, योर वेंडर्स, योर सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वो सारे यहाँ पे आते हैं कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में, बिकॉज ये हाईली इंटरेस्टेड है, ऑल्दो एज सच इनकी ज्यादा पावर नहीं है ओवर द कंपनीज, बट बिकॉज ये एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, आपको इनकी जरूरत है, सो आपको इनको इन्फॉर्म तो रखना पड़ेगा, डिसीजन लेते हुए इन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड मेडलोस मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, आपको इसकी पूरी मैट्रिक्स बनानी होती है, हर कैटेगरी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यही पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसे एक बार बाद में रीड कर लेना। एंड देयर इज नो रेफरेंस कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बट इफ आई टेल यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन यू गेट फ्रॉम हियर, सो मे बी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट एक्सप्लेन मेडलोस मैट्रिक्स, व्हाट इज मेडलोस मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ मेडलोस मैट्रिक्स, या आपसे केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ई-कॉमर्स कंपनी है, अब इनके जो सप्लायर्स हैं वो दिल्ली में भी हैं, अहमदाबाद में भी हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, एंड देयर आर सर्टेन स्टेट गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो उनको माननी पड़ती है, सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कुछ हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं। सो अब आपको एक प्रॉपर केस सिनेरियो दे दिया और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं उन सबके नाम दे दिए। अब आपको कहा जाएगा कि मेडलोस मैट्रिक्स के थ्रू आप इन स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डालिए। सब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर सीईओ हैं तो वो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कीप सैटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स, की प्लेयर्स होंगे, लो प्रायोरिटी होंगे, कीप इन्फॉर्म्ड होंगे, तो चारों कैटेगरी में से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स किस किस कैटेगरी में जाएंगे, तो आपको मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है द एंटायर मैट्रिक्स। सो यू कैन बी आस्क्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सेकंडली आपसे ये पूछा जा सकता है दैट देयर इज अ कंपनी जो अपने स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना चाहती है, उन्हें मैनेज करना चाहती है, व्हिच टूल शुड दे यूज। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करने के लिए मेडलोस मैट्रिक्स का यूज होता है। सो सिंपली आपको उसका मीनिंग बताना है, मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है और ये फोर कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन करनी है। गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे हमें चार स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स डिस्कस करने हैं, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को, उसके डिसीजंस को, उसकी स्ट्रैटेजीज को इंपैक्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कंपनी किस तरह के डिसीजन ले रही है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बना रही है, किस तरह की चेंजेस कर रही है, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण कंपनी को चेंजेस लाने पड़ते हैं। सो की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर बेसिकली एक टूल है एनालिसिस का, जिसमें आप चार ड्राइवर्स को, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड चैनल्स। सो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स दे आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस। जब कंपनी इंटरनल एनालिसिस कर रही है तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है। व्हाई? बिकॉज आप इससे अपनी करंट परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एक पर्टिकुलर मार्केट में, जहां पे और भी राइवल्स हैं, जहां इतनी सारी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, कस्टमर्स में हैव न्यू वांट्स, न्यू नीड्स, तो आपको उन्हें कैसे सैटिस्फाई करना है। देन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर आपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उन्हें नहीं दिए, सो यू विल लूज योर कस्टमर्स, आप उन्हें सैटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो आपका मार्केट शेयर कम होगा, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर पाओगे। एंड देन द चैनल्स, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जब बन जाते हैं तो कैसे उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, टूल्स का आप यूज करते हैं। सो दीस आर द फोर इंपॉर्टेंट की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। सो अगर हमसे पूछा जाए स्ट्रैटेजिक ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है, इट इज द एनालिसिस ऑफ की मार्केट्स और इंडस्ट्री, योर की कस्टमर्स, की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। सो ये तो जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। अब हम मेन की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। इंडस्ट्री क्या होती है, बार-बार आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टर्म टू यू। इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये पिक्चर है आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रही है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको क्या मिलेंगी, ग्रुप ऑफ
similar firms, all those firms which are dealing in automobiles, isn't it? So industry क्या होती है? It is a group of similar firms और हम जो इनको ग्रुप कर रहे हैं, we are grouping them on the basis of the primary product that they are making or selling. Let's take more examples. अगर फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करें, सो उनमें कौन कौन सी सिमिलर फर्म्स हैं? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सारी फास्ट फूड इंडस्ट्री में है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अपैरल इंडस्ट्री की बात करें, कपड़ों की इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, लाइक बीबा, ग्लोबल देसी, H&M, Zara, Marks and Spencer. So industry is a group of similar firm and they are grouped on the basis of the primary product they are manufacturing or selling. So industry का मीनिंग तो हमें क्लियर है, but the point is एक इंडस्ट्री को समझना क्यों जरूरी है, मार्केट्स को समझना क्यों जरूरी है, कितनी कंपनीज हैं एक इंडस्ट्री में, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की एक नई मार्केट है, हर बिजनेस की एक डिफरेंट मार्केट है. इन्हें समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंपनीज ये समझे कि उनकी क्या पोजीशन है इन द इंडस्ट्री. इतनी सारी फर्म्स में वेयर डज मारुति स्टैंड, और टाटा वुड वांट टू नो दैट ये जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें मेरी क्या मार्केट पोजीशन है, मेरा कितना मार्केट शेयर है इन कंपैरिजन टू अदर्स, इनमें से मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है जो मुझे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं उनसे बेटर स्ट्रैटेजी लेकर आऊं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, इंडस्ट्री में जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं. सो इंडस्ट्री का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द मीनिंग ऑफ मार्केट, व्हिच अगेन यू नो, मार्केट क्या होती है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर दे कम टुगेदर इन ऑर्डर टू एक्सचेंज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? सो मार्केट इससे बन रही है बायर और सेलर्स दोनों से, वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और सेलर्स वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बना रहे हैं. सो मार्केट इज अ सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो बायर्स या सेलर्स हैं उन्हें हम कहते हैं मार्केट. और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनका क्या प्राइस होगा, किस कॉस्ट पे वो बनाए जाएंगे, किस तरह की वैल्यू वो प्रोवाइड करेंगे, ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और सेकंड चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था दैट मार्केट फिजिकल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ऑनलाइन होती है, इंटरनेट बेस्ड होती है, जैसे कि Amazon, Myntra. यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं, एक प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है. और फिजिकल तो आपको पता ही है, फेस टू फेस आप जब स्टोर्स में जाते हो और अपने लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करते हो. सिमिलरली मार्केट्स लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है, आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप ग्लोबली भी ऑपरेट कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज मार्केट सेम फॉर ऑल बिजनेसेस? डेफिनेटली नॉट. जितने बिजनेसेस होंगे हर एक बिजनेस की अपनी एक मार्केट होगी. अपनी एक मार्केट का क्या मतलब मैम? खुद के बायर्स होंगे और खुद के सेलर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर रहे हैं. सो जो स्टील की मार्केट है वहां पर आपको वो बायर्स मिलेंगे जो स्टील के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं और वो सेलर्स मिलेंगे जो स्टील बेच रहे हैं. अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको वो बायर्स मिलेंगे जो वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं और वो सेलर्स जो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं. अगर आप ऑटोमोबाइल मार्केट में जाओगे तो वहां पर आपको वो बायर्स मिलेंगे जो ऑटोमोबाइल लेना चाहते हैं और वो सेलर्स मिलेंगे जो ऑटोमोबाइल सेल करना चाहते हैं. सो डिफरेंट बिजनेसेस मींस डिफरेंट मार्केट्स. एंड सिमिलरली सिर्फ इतना ही नहीं होता कि मार्केट हर बिजनेस के लिए अलग है, मार्केट हर प्रोडक्ट के लिए भी अलग होती है. हर एक प्रोडक्ट लाइन की अपनी एक मार्केट है. फॉर एग्जांपल जैसे एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, आपने सभी ने सुना होगा, HUL, Procter & Gamble, ITC. तो ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स, फूड एंड बेवरेजेस. अब इनकी हर एक प्रोडक्ट लाइन की सेपरेट मार्केट है. तो शैम्पूज की अपनी मार्केट है, अपने बायर्स हैं जो कि शैम्पूज खरीदना चाहते हैं, डिटर्जेंट्स की अपनी मार्केट है जो डिटर्जेंट्स खरीदना चाहते हैं, फूड एंड बेवरेजेस की अपनी मार्केट है, फूड एंड बेवरेज बिजनेस के अपने बायर्स होंगे. सो द क्रक्स इज दैट मार्केट इज नॉट द सेम फॉर ऑल बिजनेसेस. Each business has its own set of customers that is called market. Also every product, each product has its own market. Now another sub concept under industry analysis is strategic group mapping. So देखो हमने इंडस्ट्री में ये समझा था सिमिलर फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स. तो यहाँ पे ये जो सिमिलर फर्म्स हैं ये देखो क्या करती हैं, दे नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट ड्राइवर्स कौन है, वीकेस्ट कंपनीज कौन है. सो अगर एक इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था या अगर हम फास्ट फूड इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो यहाँ पे बहुत सारी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, ऐसी चेन्स मिलेंगी जो कि फास्ट फूड में डील करती हैं, सिमिलरली जो कि ऑटोमोबाइल्स में डील करती हैं. अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है दैट एवरी फास्ट फूड कंपनी हैज अ सिमिलर स्ट्रेटजी, सिमिलर अप्रोचेस, सिमिलर मार्केट पोजीशंस. क्या बर्गर किंग, सीसीडी, सबवे, हल्दीराम, बीकानेर वाला, मैकडॉनल्ड्स, क्या इन सारी फर्म्स की इन द फास्ट फूड इंडस्ट्री सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, सिमिलर अप्रोचेस होंगी, सिमिलर पोजीशंस होंगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हो सकता है दैट इस पूरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फर्म्स हो जिनकी सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, सिमिलर तरह की अप्रोचेस वो फॉलो करती हैं, सिमिलर तरह की प्राइसिंग है, सिमिलर तरह की प्रोडक्ट रेंज है, सिमिलर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉलो कर रहे हैं. सो एक इंडस्ट्री में वो सारी की सारी कंपनीज, सारी की सारी फर्म्स जो कि सिमिलर अप्रोचेस फॉलो करती हैं, सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं जिनकी सिमिलर, उनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन जाता है. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ दोस फर्म्स इन द इंडस्ट्री जिनकी सिमिलर स्ट्रेटजीज, पोजीशंस, अप्रोचेस हैं. वैसे ही इसी इंडस्ट्री में हमारे और ग्रुप्स भी निकल सकते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें बर्गर किंग की, सबवे की और वी टॉक अबाउट डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, वो सारे हमारे एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आ सकते हैं बिकॉज सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, ऑलमोस्ट अच्छी पोजीशंस हैं सबकी. ऑन द अदर हैंड हल्दीराम, बीकानेर वाला, ये सब हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं बिकॉज इनकी स्ट्रेटजीज सिमिलर है, इनकी पोजीशन सिमिलर है, इनके प्रोडक्ट सिमिलर है. सो एक इंडस्ट्री में जब एक फर्म को ये आइडेंटिफाई करना है कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट ड्राइवर्स कौन है, मेरी इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज कौन सी हैं और वीकेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, टू आइडेंटिफाई दैट हम इस टूल का यूज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं कि मेरे ग्रुप में और कौन सी सिमिलर कंपनीज हैं या मुझसे डिफरेंट कंपनीज कौन है जो कि डिफरेंट ग्रुप में जाएंगी. जो मेरे ग्रुप में है मुझे उन पर ध्यान देना है, वो मेरे क्लोजेस्ट राइवल हैं. सो आई होप द एंटायर कांसेप्ट इज क्लियर. लेट्स गिव अ रीडिंग टू द की पॉइंट्स नाउ. तो पहले स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या होता है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ राइवल फर्म्स हैविंग सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस इन द मार्केट, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. अब जब हम ये बोल रहे हैं कि एक ग्रुप में सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर तरह की अप्रोचेस हैं, पोजीशंस हैं, तो हम किस वे में बोल रहे हैं, किन क्राइटेरिया के बेसिस पर बोल रहे हैं? सो कंपनीज इन द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैन रिजेंबल वन अनदर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे. उनके प्रोडक्ट्स कंपेरेबल हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट की विड्थ सेम हो सकती है, सिमिलर तरह का उनका प्राइसिंग, क्वालिटी की रेंज हो सकती है, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भी वो फॉलो कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट एट्रिब्यूट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट में फीचर्स हैं वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में भी हैं. आप और आपके राइवल सिमिलर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. सो एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप तब होगा जब सारी की सारी कंपनीज आइडेंटिकल स्ट्रेटजीज एंड कंपेरेबल मार्केट पोजीशंस. ऑन द अदर हैंड एक इंडस्ट्री में मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स तब होंगे जब डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट राइवल्स हैव डिफरेंट कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस. कि एक पूरी इंडस्ट्री में कितने ग्रुप्स होंगे और हर एक ग्रुप में कौन कौन सी फर्म होगी, जिस ग्रुप में मैं हूं मेरे साथ कौन सी कंपनीज हैं, मुझे इन पर ध्यान देना है. सो ये मैप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल का यूज होता है. इट इज एन एनालिटिकल टूल फॉर कंपेयरिंग द मार्केट पोजीशंस ऑफ ईच फर्म सेपरेटली सो दैट यू कैन ग्रुप देम इनटू लाइक पोजीशंस. लाइक पोजीशंस मतलब सिमिलर पोजीशंस. सो जब एक इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तब आप इस ग्रुप मैपिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक का यूज करते हैं बिकॉज एक इंडस्ट्री जहां पे इतनी सारी फर्म्स हैं, हर एक फर्म को एग्जामिन करना इन डेप्थ इन डिटेल इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्प्रैक्टिकल. सो आपको क्या करना है, अपने क्लोजेस्ट राइवल्स आइडेंटिफाई करने हैं सो दैट यू कैन फोकस ऑन देम, सो दैट आप उनसे बेटर स्ट्रेटजी लेकर आए, सो दैट यू कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में जो स्टेप्स होते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स और आप इसे याद कैसे रखेंगे आईपैड से. सो द फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो जिसके बेसिस पे आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना चाहते हो. ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो क्वालिटी के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल पोजीशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे कि आप किन किन जगहों पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो दूसरी कंपनी है वो किन जगहों पे अपना प्रोडक्ट बेच रही है. प्रोडक्ट लाइन को कंपेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंपेयर कर सकते हो, किस तरह की सर्विसेज आप और आपके राइवल प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं. या वर्टिकल इंटीग्रेशन के बेसिस पे, वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब एक सप्लाई चेन में जितने भी
स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, सप्लायर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उस प्रोडक्ट को जो बन गया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन किस तरह का है? क्या फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन है? मतलब क्या एक कंपनी ये सारे के सारे स्टेजेस खुद ओन करती है रॉ मटेरियल बनाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद का है, या पार्शियल है, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रॉ मटेरियल किसी और से ले रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन किसी और से करवा रहे हो। सो आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो या नहीं, और जो बाकी कंपनीज है उनकी किस तरह की इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इनमें से कोई दो चूज करेंगे, राइट? पेयर चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइस चूज कर लिया और क्वालिटी चूज कर लिया। इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे मैं चेक करूंगी अपनी पोजीशन इन कंपैरिजन टू द मार्केटिंग पोजीशंस ऑफ द अदर कंपनीज, ऑफ माय अदर राइवल्स। उसके बाद यू गोइंग टू प्लॉट द फर्म्स ऑन टू वेरिएबल ग्राफ। अब आपने दो वेरिएबल्स चूज कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रेंज और रेपुटेशन चूज कर लिया। अब उसके बेसिस पर आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग द फर्म्स ऑन द मैप। अब आप सिंपली प्लॉट करना शुरू करोगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा दैट जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है वो ना ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, मीडियम है, राइट? एंड देन आपने देखा दैट जो आपकी रेपुटेशन है, रेपुटेशन काफी अच्छी है, इज ऑन द हायर साइड। सो आपने खुद को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। फॉर एग्जांपल यू आर जी, कंपनी जी, तो आपने यहाँ पे खुद को प्लॉट कर लिया। वैसे ही आपने बाकी सारी कंपनीज को प्लॉट करना शुरू किया। अब यहाँ पे कंपनी MNO की प्रोडक्ट रेंज काफी ज्यादा है लेकिन उनकी रेपुटेशन कम है, तो आपने यहाँ पर उन्हें प्लॉट कर दिया। आपने देखा दैट आपके साथ कंपनी H और I भी है, तो आपने कहा ये एक पूरा ग्रुप है, मेरे साथ ये कंपनीज है। आपने कहा MNO, ये तीनों कंपनीज एक ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, सेम स्पेस है। सिमिलरली JKL सेम स्पेस, GHI सेम स्पेस, वो सारी फर्म्स जो कि सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, इसका मतलब वो एक ग्रुप में फॉल कर रही हैं। आपने सारी फर्म्स को असाइन कर दिया, पहले प्लॉट किया, अब आपने असाइन किया दैट यहाँ पर हमारे पास काफी सारे ग्रुप हो चुके हैं। GHI सो दे आर पार्ट ऑफ वन ग्रुप, देन MNO एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, सेम स्पेस, सो आपने उसको अलॉट कर दिया, सेकंड ग्रुप। ऐसे करते करते आपने डिफरेंट ग्रुप्स अलॉट, सो allocate the firms to the same group. All the firms falling in same strategic space are allocated to the same strategic group. And finally, आप क्या करोगे? You are going to draw the circles around each strategic group. Last stage में कंपनीज क्या करेंगी? सर्कल्स ड्रॉ करेंगी। अब आप देख रहे हो सर्कल्स का साइज डिफरेंट है, साइज बड़ा छोटा कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि एक ग्रुप में जो भी फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 में फर्म्स हैं GHI, तो आप चेक करोगे ये कंबाइंड फर्म्स इंडस्ट्री की सेल्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो ओवरऑल सेल्स हो रही है इस ग्रुप का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, इस ग्रुप से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सिमिलरली ग्रुप 2 MNO, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कितनी सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहां से सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है इंडस्ट्री में, उसे आप सबसे बड़ा सर्कल अलॉट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर MNO फर्म्स, ये फर्म्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा सेल्स इनके प्रोडक्ट की हो रही है। सो दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज डन। तो आपने देख लिया दैट आपके ग्रुप में जो फर्म्स हैं वो है H और I, तो मतलब ये आपके क्लोजेस्ट राइवल्स हुए, इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। लेट्स टेक अ लुक एट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। केस स्टडीज बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो आप लिख ही लोगे कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होती है, स्टेप्स एक्सप्लेन करो, प्रोसीजर एक्सप्लेन करो। बट अगर केस स्टडी आ गई तो हमें कैसे करना है? So the question is, Mr. Banerjee is head of marketing department of a manufacturing company. His company is in direct competition with 13 companies at national level. He wishes to study the market positions of rival companies by grouping them into like positions. अब यहाँ पे समझ आ रहा है, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो सारे कीवर्ड्स जो हमने स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में पढ़े हुए हैं, मार्केट पोजीशंस को कंपेयर करना, उन्हें ग्रुप करना लाइक पोजीशंस में, सिमिलर पोजीशंस पे, यहाँ पे बता दिया कि मिस्टर बैनर्जी के 13 कंपनीज हैं, 13 राइवल्स हैं। नाउ नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय मिस्टर बैनर्जी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट मे बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द टेक्निक। करेक्ट? अब जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वो भी इसी से रिलेटेड है। लेट्स गिव इट अ रीडिंग। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन डायरेक्ट कंपटीशन विद 15 कंपनीज एट नेशनल लेवल। सो आप देख रहे हो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, इसी तरह का केस आपको आ सकता है, नाम चेंज कर दिया, कंपनी चेंज कर दी, 13 की जगह 15, 20, 30 लिख दिया। सो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, बट मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उन्हें सिमिलर पोजीशंस में डालने के लिए हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का यूज करते हैं। सो नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय हिम और हर एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जो पूछा गया है इंट्रोडक्शन की फॉर्म में हमने वो आंसर कर दिया that the tool to study the market positions of rival companies by grouping them into like positions is strategic group mapping. हमने identify कर लिया। So we have studied that strategic group mapping is a useful tool when there are many competitors, बहुत सारे competitors हैं, and it is not practical to examine each one in depth. पढ़ा ना हमने ये? So यहाँ पर दिया हुआ है that 13 to 15 competitors हैं। First case में 13 competitors, second case में 15 competitors। So यहाँ पे मैं combine करके आपको बता रही हूँ। So case scenario में आप कुछ ना कुछ case से related definitely यहाँ पर points दोगे। Then you will explain कि strategic group होता क्या है। Strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and positions in the market. So हमारा ये introduction में आ गया। Then the second part of the question, the procedure for constructing the strategic group map and deciding which firms belong to which strategic group. तो उसके लिए क्या procedure follow करते हैं हम? Keep iPad in your mind। और ये आपको पता ही है, first step में हम competitive characteristics identify करेंगे, जिसके basis पे हम companies को group करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, राइट? दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस और क्वालिटी। ज्योग्राफिक कवरेज हो सकता है, ज्योग्राफिक कवरेज लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकता है बिल्कुल भी नहीं है, पार्शियल है या फुल इंटीग्रेशन है। कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो वाइड है, नैरो है। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? क्या कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर रही है, कुछ चैनल्स फॉलो कर रही है, या हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर रही है? डिग्री ऑफ सर्विसेज ऑफर, किस तरह की सर्विसेज आप दे रहे हो? तो ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करेंगे। देन इन द सेकंड स्टेप हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। फॉर्म्स को प्लॉट करेंगे टू वेरिएबल मैप, और ये जो टू वेरिएबल मैप हमने बनाया वो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करके, यहाँ पे हमने पेयर चूज किया। पेयर मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करी, एक को एक्स एक्सिस पे स्टेट किया, एक को वाई एक्सिस पे स्टेट किया, और फॉर्म्स को प्लॉट करना शुरू किया। आफ्टर दैट ए असाइन करना शुरू किया। जो फॉर्म सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, सेम प्लेस में फॉल कर रही है, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक ग्रुप पे है, तो हमने ग्रुपिंग करना शुरू किया। स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1, स्ट्रेटेजिक ग्रुप 3, स्ट्रेटेजिक ग्रुप 3। असाइन फॉर्म्स दैट फॉल इन सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, इन ग्रुप्स के अराउंड हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल का साइज छोटा या बड़ा ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर ग्रुप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द इंडस्ट्रीज रेवेन्यू। सो ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल रेवेन्यू। देन मूविंग फर्दर टू द सेकंड स्ट्रेटेजिक ड्राइवर व्हिच इज कस्टमर्स। सो हम पहले भी समझ चुके हैं, रिमेंबर इन द सेकंड चैप्टर कस्टमर्स कौन होते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी रिपीटिशन है, डिफरेंस क्या होता है कस्टमर और कंज्यूमर में, कस्टमर्स कौन होते हैं। सो क्विकली डिस्कस करते हैं। अब देखो कस्टमर्स को समझना जरूरी क्यों है, बिकॉज उसी के बेसिस पर आप नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर पर जाओगे व्हिच इज प्रोडक्ट एंड सर्विस। कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट आर देयर नीड्स एंड वांट्स, उसके बेसिस पर कंपनीज डिसाइड करेंगी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इज द फर्स्ट स्टेप in deciding which product and service to produce. Understanding and collecting customer data is required as they are responsible for profit generation. And complications तब होती हैं जब different customers हैं तो different requirements होंगी in terms of products, price, quality and channels. So it is important to analyze कि आपके जो customers हैं उनकी क्या needs है, so that accordingly आप ये देखें कि आपको किन areas में grow करना है. Now customers को group किया जा सकता है into number of categories, तभी भी हमने समझा था in the second chapter. यहाँ पे बस different तरीके से लिखा है that customers can be grouped under high value buyers, medium value buyers and low value buyers. So based on amount they are willing to spend on the product आप customers को
ग्रुप कर देते हो, बिकॉज ऑफ व्हिच आप ये समझ पाते हो दैट हु आर योर की कस्टमर्स, इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जिनकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आप उन्हीं कस्टमर्स पर फोकस करोगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, सो आई होप यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू। कस्टमर कौन है? जो कि प्रोडक्ट खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट, स्टेशनरी चाहिए है, जब हम इन्फेंट्स होते हैं हमें डायपर चाहिए है, राइट, तो कौन खरीद रहा है? हु स्पेंडिंग? योर पेरेंट्स। सो दे आर द वंस हु आर बाइंग द प्रोडक्ट। वो कौन हो गए? कस्टमर, जो प्रोडक्ट खरीदता है, और हम क्या है? वी आर द यूजर्स, हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो कस्टमर इज द वन जो अपना पैसा स्पेंड कर रहा है विलिंगली प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और कंज्यूमर वो है जो कि प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। अब सो कस्टमर तो इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू क्रिएशन, डिजाइन एंड यूजेबिलिटी। जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, उसे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं, वो सैटिस्फाइड है या नहीं, उसके बेसिस पर कंपनीज वैल्यू क्रिएट करेंगी, डिजाइन में चेंजेस लाएंगी, ये देखेंगे कि प्रोडक्ट यूजफुल भी है या नहीं है। देन आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक ड्राइवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब कस्टमर्स को हमने समझ लिया है, बट एक और इंपॉर्टेंट ड्राइवर कौन सा होता है फॉर द कंपनीज, जो कि इंडस्ट्री में चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है। सो दैट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक ड्राइवर एनालिसिस, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली लिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं विद द मार्केट। अब ये मार्केट मतलब आपके बायर्स कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, इन बायर्स की क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट आर द चेंजेस दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, उसके बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। सो थ्रू स्ट्रैटेजिक ड्राइवर एनालिसिस दो क्वेश्चंस फर्म्स आंसर करना चाहती हैं। फर्स्ट इज व्हाट बिजनेस आर वी इन। सो जब आप स्ट्रैटेजिक ड्राइवर को एनालाइज कर रहे हो, उसके बेसिस पर कस्टमर्स को एनालाइज करके आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हो, so someday you will be able to answer this question that what is your business, right? कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं। सेकंडली व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर द कंपटीशन इन ईच प्रोडक्ट सर्विस वी सर्व। सो यहाँ पे हमें समझ आया बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन से हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेकंड में हमें ये देखना है कि ये सेम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स बना रहे हैं, आप उनसे कैसे आगे निकल सकते हो, हाउ यू कैन विन ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। सो प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो। प्रोडक्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर ऑफर्ड टू योर टारगेट मार्केट। अगर आपकी टारगेट मार्केट है लो इनकम ग्रुप, तो लो इनकम ग्रुप के लिए आपके कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। अगर आपकी टारगेट मार्केट हाई इनकम ग्रुप भी है, तो क्या हाई इनकम ग्रुप के लिए सेम प्रोडक्ट्स बनाओगे? नहीं, डिफरेंट होंगे। सो कंपनीज को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए, और जो प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए। अब जो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा, जिसकी यूजेबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसकी रेलेवेंस नहीं है कस्टमर्स को, सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट थोड़ा करते रहोगे, मार्केट उसको विड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोडक्शन बंद करेंगे। सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। डिसीजंस लाइक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होगी, उसकी पैकेजिंग, कितनी वारंटी आपको देनी है, इस तरह के डिसीजंस हम लेते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स और मार्केट्स है ना, इनमें कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन चलती रहती है। मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स में चेंज करने पड़ते हैं, बिकॉज़ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स आर इन्फिनिटली डायनामिक। इन्फिनिटली डायनामिक मतलब कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। सो इन डायनामिक्स, इन चेंजेस से डील करने के लिए कंपनीज को अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी है, बिकॉज़ कस्टमर्स को कन्विंस करना बहुत जरूरी है दैट मेरे प्रोडक्ट डिफरेंट है। अब चाहे ये जो डिफरेंशिएशन है ना, रियल हो या इमेजिनरी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो डिफरेंशिएशन होती है ना, रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है। मतलब दिखाया जाता है हमें कि बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर दिया है हमने, प्रोडक्ट को यूनिक बना दिया है, बट किया कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट अंदर से वही है, उसकी हल्की सी पैकेजिंग चेंज कर दी, डिजाइन चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, तो हमें लगता है यार ये इंप्रूव प्रोडक्ट है। साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं देन एक्चुअल फिजिकल रियल डिफरेंसेस। कई बार तो कंपनी एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड नेम से निकाल देती है। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया कंपनी, अब इनके इतने सारे बिस्किट्स हैं, हमें लगता है कि ये सारे डिफरेंट कंपनीज के बिस्किट्स हैं, लेकिन ब्रिटानिया के ही बहुत सारे बिस्किट के ब्रांड हैं। अब टाइगर बिस्किट इनका है, मैरी बिस्किट इनका है, बॉर्बन बिस्किट इनका है, जिमजा बिस्किट इनका है, गुड डे बिस्किट इनका है। सो हमें लगता है कि डिफरेंट कंपनीज, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ब्रिटानिया के ही सारे बिस्किट्स हैं, ब्रिटानिया को ही फायदा हो रहा है। अगर मैरी से उन्हें रेवेन्यू नहीं आ रहा तो किसी और बिस्किट से आ जाएगा। सो जो कंपनीज होती हैं उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करती है। मतलब जब भी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या होगा, 3 ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख के सेट किया जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस जब हम सेट कर रहे हैं तो कस्टमर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, मेरा कस्टमर कौन है, मेरी टारगेट मार्केट कौन है, वो कितना स्पेंड कर सकता है। सेकंडली प्राइस ऐसा होना चाहिए कि आपको भी तो फायदा हो, यू आल्सो शुड जनरेट सफिशिएंट रिटर्न्स। सो आपको अपने लिए भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन छोड़ना पड़ेगा ओवर योर कॉस्ट। एंड थर्ड, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। सो जब भी आप प्राइस सेट करेंगे, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करके प्राइस सेट किया जाता है। नाउ अनदर सब टॉपिक इन आवर थर्ड स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, क्या था थर्ड स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती हैं, जो कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनने में हेल्प करता है। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्म्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए वो किस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। सो देयर आर 13 मार्केटिंग टेक्निक्स व्हिच आर देयर। नाउ आज तक कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया है दैट एक्सप्लेन द मार्केटिंग टेक्निक्स, कभी भी ऐसा नहीं आया है। यहाँ से आपको यूजुअली एमसीक्यूज आते हैं, या कभी-कभी आपको बोल दिया जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इनमें से कोई 3 या कोई 4 या कोई 5 आपको दे दिया, यू हैव टू एक्सप्लेन देम। चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं ऑल दीस इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टेक्निक्स, काफी इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय इट। चलो आते हैं फर्स्ट वन इज सोशल मार्केटिंग। अब सोशल मार्केटिंग क्या होती है, कीप दिस वर्ड इन माइंड, सोशल मतलब यहाँ पर जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सो एक पर्टिकुलर आइडिया को, एक पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिस को, सोशल कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। सो जब आप एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो किसी कॉज को प्रमोट करते हैं, किसी प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं अमंगस्ट योर टारगेट ग्रुप। अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम, एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। सिंपली वी कैन से स्ट्रैटेजी टू प्रमोट सोशल कॉजेस अमंग टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट मार्केट में जब आप किसी सोशल कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कैंपेन चला था, पब्लिसिटी कैंपेन था फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग। आपने देखा होगा जब आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, बिफोर अ पर्टिकुलर मूवी स्टार्ट हमेशा क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट आती है टोबैको से रिलेटेड, दैट इज सोशल मार्केटिंग टू प्रमोट अ सोशल कॉज अमंगस्ट द टारगेट ऑडियंस। इज दैट क्लियर? बस इतना ही आपको समझने की जरूरत है, और बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपके बाद में देख सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। अब ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज। सो ऐसी मार्केटिंग जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करती है, ऐसे बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स विद द कोर प्रोडक्ट। कंपनी कोर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो दे रही है, उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन दे रही है। फॉर एग्जांपल फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री मेंटेनेंस, फ्री रिपेयर, ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, फ्री डिलीवरी, फ्री सेक्रेटरियल सर्विसेज, फ्री सैंपल्स, रिफंड, अपडेट। सो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मार्केटिंग, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कोर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड बेनिफिट्स। सो यहाँ पे आप डेलिब्रेट, सोच समझ के, प्लान तरीके से, एक्सेलरेटेड एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स और ज्यादा डालते हो ताकि आपको और ज्यादा रिटर्न्स मिले थ्रू एडिशनल मींस। मेन प्रोडक्ट के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और आपकी रिटर्न्स इंक्रीज होंगी। देन द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग। एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग, अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट कर रहे हैं, डायरेक्टली। आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं
बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज करके। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपको पुश मैसेजेस आते हैं, कोर्स रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, दैट इज 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, व्हाट इज दैट? दैट्स डायरेक्ट मार्केटिंग। देन आते हैं हमें मेल्स आती हैं दैट ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, डिफरेंट कंपनीज आपको मेल करती हैं, व्हाट इज दैट? डायरेक्ट मेल भेज रही हैं, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हैं। एंड टेली मार्केटिंग, हर रोज हमें कॉल आती है ना आजकल कि मैम हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि आप लेना चाहेंगे, व्हाट इज दैट? दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, जब आप कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करके उन्हें कुछ बेचना चाह रहे हैं और मल्टीपल एडवर्टाइजिंग मीडिया का यहाँ पर यूज किया जाता है। सो यहाँ पे इसका बेसिक फीचर होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। कोई आपसे फोन करके बोल रहा है मैम आप परचेज करना चाहोगे, तो यहाँ पे कस्टमर का इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, यस और नो, आपको वेट नहीं करना, इसका मेन ये एडवांटेज है। सो ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, न्यूज़लेटर्स, कूपन्स, ईमेल्स, टीवी शॉपिंग, पुश नोटिफिकेशंस, ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। देन वी हैव रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगेन रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब ऐसी मार्केटिंग जिसका पूरा फोकस है कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने में। पहले तो बिल्ड करोगे, फिर उन रिलेशंस को मेंटेन भी करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू एनहांस उसे और बेटर आपको बनाते जाना है। किसे? स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेकहोल्डर्स, सो दैट वो रिलेशन लाइफ लॉन्ग रिलेशन बन जाए, कस्टमर्स लॉयल हो जाए, एंड इट इन्वॉल्व्स सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स, उनका फीडबैक लेना फ्रॉम टाइम टू टाइम, फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को और बेटर करते जाना, तभी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इंप्रूव होंगे, वैल्यू लेडन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हैं, ये सोशल मीडिया का यूज करके अपने लॉयल कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उन्हें स्पेशल ऑफर्स बेचते हैं, उनकी वीडियोस और उनकी इमेजेस शेयर करते हैं डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। सिमिलरली आपने देखा होगा जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं स्पेशल लाउंजेस प्रोवाइड करती हैं एयरपोर्ट्स में उन कस्टमर्स के लिए जो फ्रीक्वेंटली बार-बार उनकी एयरलाइन का यूज कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। देन द नेक्स्ट वन इज सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग मतलब सर्विसेज की मार्केटिंग, जैसे गुड्स की मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। पहले प्रोडक्ट्स को सिर्फ गुड्स कंसीडर किया जाता था, मतलब जो फिजिकल गुड्स होते हैं, राइट, विच आर टैंजिबल इन नेचर। सो प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का अलग तरीका होता है, उन्हें मार्केट करने का अलग तरीका है। और जो सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल और हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बैंकिंग, इन्हें एडवर्टाइज करने का, मार्केट करने का अलग तरीका होगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को, टूल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द सर्विसेज, ये हो गया सर्विस मार्केटिंग। सो सर्विस मार्केटिंग इज मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स। देन द नेक्स्ट वन इज पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग मतलब लोगों की मार्केटिंग, लोगों की भी मार्केटिंग होती है। सेलिब्रिटीज खुद को मार्केट करते हैं, पॉलिटिशियंस खुद को मार्केट करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता है एंड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, नॉट जस्ट फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री, बट कोई हेल्थ केयर सेक्टर से आ रहा है, कोई एजुकेशन सेक्टर से आ रहा है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ वैल्यूएबल बातें कस्टमर्स को बताते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं? दे ट्राइंग टू मार्केट देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड पर्सन मार्केटिंग। वैसे इसका एक और मतलब भी निकलता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो यही है। अनदर मीनिंग इज दैट जब आप सेलिब्रिटीज का यूज करके उन्हें ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय, वो लॉरियल और बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जिन्हें प्रमोट करती हैं, विराट कोहली एमआरएफ टायर्स को प्रमोट करते हैं, राइट। सो दिस कैन आल्सो बी वन फॉर्म ऑफ पर्सन मार्केटिंग, बट जो आपके सिलेबस में है आपको ये याद रखना है, पर्सन मार्केटिंग इज क्रिएटिंग, मेंटेनिंग and altering attitudes and opinions of target customers towards a particular person. Remember these three terms because ये आगे दो और concepts में यूज होने वाली है, organization marketing and place marketing। तीनों में आपको एक ही चीज लिखनी है। जब organization marketing है तो person की जगह organization, जब place marketing पूछा है तो person की जगह place। तो जब आप target customers की opinion और attitudes और behaviors को create कर रहे हो, maintain कर रहे हो, change कर रहे हो towards a particular person, that is called person marketing। Then organization marketing, which I've already told you, जब आप पूरी organization as a whole उसके प्रति किसी की opinion create करना चाह रहे हो, maintain करना चाह रहे हो या change करना चाह रहे हो, that is organization marketing। Same terms, creating, maintaining, altering public's attitude और opinion towards an organization। So चाहे वो profit organizations है, non-profit organizations, दोनों ही organization marketing करती है because उनका फोकस है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड हो कस्टमर्स के साथ, सो उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द एंटायर कंपनी एज अ होल, कि पूरी कंपनी की ना एक अच्छी इमेज बन जाए। जैसे आपने देखा होगा मेनी कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस क्या करते हैं, कुछ सोशल इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। जैसे टाटा का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मानसी, व्हिच इज मैटरनल एंड न्यूबॉर्न सर्वाइवल इनिशिएटिव। सो इससे क्या होता है, लोगों की ना पूरी ओपिनियन चेंज हो गई टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट यार ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाटा कंपनी बहुत कुछ करती है सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। देन सिमिलरली वी हैव प्लेस मार्केटिंग, अगेन द सेम कीवर्ड्स, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, ऑल्टरिंग पब्लिक्स एटीट्यूड्स और ओपिनियन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट कर रहे हो। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में टूरिज्म प्रमोट हो उसके लिए ये कैंपेन चलाया गया था। द लेटेस्ट प्लेस दैट इज बीइंग प्रमोटेड, लक्षद्वीप आइलैंड्स, कौन प्रमोट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। सो दिस इज आल्सो प्लेस मार्केटिंग। और यहाँ पे तो दो मार्केटिंग हो गई, प्लेस के साथ साथ पर्सन मार्केटिंग भी हो गया। नेक्स्ट इज एनलाइटन्ड मार्केटिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी मार्केटिंग्स का यूज हो रहा है। सो देयर आर बेसिकली 5 मार्केटिंग टेक्निक्स, वी कैन से 5 प्रिंसिपल्स, जिनका यहाँ पर यूज किया जाता है बाय द कंपनीज। यहाँ पे बेसिक फोकस होता है कंज्यूमर्स, सोसाइटी के वांट्स को ध्यान में रखना, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही मार्केटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। सो दिस इज अ मार्केटिंग फिलॉसफी दैट मार्केटिंग शुड सपोर्ट बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ अ मार्केटिंग सिस्टम। पूरी कंपनी, पूरी मार्केटिंग सिस्टम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट इज व्हाई इट इज बेस्ड अपॉन 5 प्रिंसिपल्स और 5 काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। सो ये बोलते हैं दैट जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो कंज्यूमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सेकंडली इनोवेटिव मार्केटिंग, कंटीन्यूअसली अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते रहो एंड उन चेंजेस को प्रमोट करो अमंगस्ट योर टारगेट ऑडियंस। सोसाइटल मार्केटिंग, कहीं ना कहीं सोशल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर आप कर रहे हो, किसी सोशल कॉज को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वैल्यू मार्केटिंग, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना है व्हाइल मार्केटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एंड सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन, सेंस ऑफ पर्पस, डोंट फॉरगेट दैट कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, उससे आपको जरूर ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट डिफरेंशियल मार्केटिंग, as the name itself is saying कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है which is targeted towards different marketing segments and with different and unique offers। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को आप कैटर करते हो और हर एक कस्टमर के लिए आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल कोलगेट-पाल्मोलिव कंपनी अब ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट है, जिनके दांत सेंसिटिव है उनके लिए अलग टूथपेस्ट है, जिन्हें हर्बल टूथपेस्ट चाहिए उनके लिए दे हैव कोलगेट फेस शक्ति, राइट। सो डिफरेंट सेगमेंट्स को वो कैटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंक्रो मार्केटिंग। अब सिंक्रो का मतलब क्या होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड सिंक्रोनाइजेशन। जब हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में ग्रुप में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप डांस है या ग्रुप में गा रहे हैं, सो कभी आपको बोला गया होगा दैट एक साथ गाओ, एक साथ पैर ऊपर उठना चाहिए, राइट। सो सिंक्रो का मतलब जब हम एडजस्ट कर रहे हैं किसी चीज को सो दैट वो सेम तरीके से दिखे या कोई काम करे। सो सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली मींस टू बी इन सिंक। सो सिंक्रो मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो डिमांड को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होती है। डिमांड में जब भी कोई इरेगुलरिटी आएगी, उस इरेगुलरिटी को सही करने के लिए सिंक्रो मार्केटिंग टेक्निक का यूज होता है। डिमांड में इरेगुलरिटी कैसे, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी टाइम पे कम हो गई है, सो उस डिमांड को अब इंक्रीज करने के लिए, जो इरेगुलर डिमांड हो गई है उसे इंक्रीज करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मूवी टिकट्स वीकेंड्स पे जब बहुत पब्लिक आती है क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है ना, तो जब वो वीकेंड्स पर आते हैं तो मूवी टिकट्स के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन वीकडेज पे मूवी टिकट्स के प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं। अब ये प्राइसेस कम क्यों हुए हैं, सो दैट जो डिमांड कम हो चुकी है वीकडेज पे उस डिमांड को इंक्रीज किया जा सके। सिमिलरली जो आपके ऑफ सीजनल गुड्स होते हैं, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में जो
समर के कपड़े होंगे उनके डिस्काउंट लग जाएगा, उन्हें लोअर प्राइस पे बेचा जाएगा, बिकॉज अभी समर के क्लोज की डिमांड कम है, सो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्लोथिंग स्टोर्स लोअर प्राइस पर वो प्रोडक्ट्स आपको देंगे। सो सिंक्रो मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है थ्रू विच सेलर्स दे ट्राई टू कंट्रोल द इरेगुलर डिमांड, जिसकी वजह से या तो आइडल कैपेसिटी हो रही है, आपने फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, या ओवरवर्क कैपेसिटी हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सो इन दैट केस आप कुछ ऑफर्स देते हैं कस्टमर्स को, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी का यूज करते हैं, प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज करते हैं, कुछ इंसेंटिव, कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, फ्री इंस्टॉलमेंट्स, गिफ्ट, सो दैट डिमांड क्रिएट हो सके। देन वी हैव कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स, आप अपना ध्यान, आप अपनी मार्केटिंग सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। सो आपका पर्पस ये नहीं है कि पूरी की पूरी मार्केट को कैटर करना है, आपका फोकस है, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ एक पार्ट सेगमेंट ऑफ द टोटल मार्केट, और अब आपको इसी मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अपने सारे एफर्ट्स, रिसोर्सेज इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करने हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो सब मार्केट आपने आइडेंटिफाई करी है, इस सब मार्केट का आपको लार्ज से लार्ज शेयर कैप्चर करना है। फॉर एग्जांपल, आपने इस पूरी मास मार्केट में से अपने लिए एक नीश आइडेंटिफाई किया। नीश मतलब होता है नैरो सेगमेंट, नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो आपने कहा नहीं, सबके लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, हम सिर्फ बच्चों के लिए शूज बना रहे हैं, किड्स ओल्डर देन 3 इयर्स एंड लेस देन 6 इयर्स, सिर्फ इस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। अब इस सेगमेंट का हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहिए। सो डायरेक्टिंग एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑन वन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द टारगेट मार्केट। सो फर्म्स यहाँ पे दे गो फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट्स। आपका एम है कि जो वो स्मॉल सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई करी है, आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। सो यूजुअली जो स्मॉल कंपनीज होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, बिकॉज इनिशियली उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वो रादर देन केटरिंग टू वास्ट पॉपुलेशन, वो नैरो मार्केट को टारगेट करके चलते हैं। देन वी हैव डी मार्केटिंग। सो सिंक्रो मार्केटिंग में हमने क्या किया था? सिंक्रो मार्केटिंग में हम इरेगुलर डिमांड को करेक्ट करते हैं, है ना, डिमांड यूजुअली क्रिएट करी जाती है। ऑन द अदर हैंड डी मार्केटिंग, एज यू कैन सी हियर, डी मार्केट करना है। मार्केट मतलब जब आप डिमांड क्रिएट करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन डी मार्केट का मतलब आपको डिमांड कम करनी है। इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्करेजिंग और रिड्यूसिंग द डिमांड टेम्परेरीली और परमानेंटली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप डिमांड को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसे टेम्परेरीली या परमानेंटली कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कंजम्पशन कम हो जाए। सो जब किसी प्रोडक्ट की ओवरफुल डिमांड हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, सो इन दैट केस कंपनीज डी मार्केटिंग करती हैं, या जब वो चाह रही हैं कि किसी प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है वो कम हो। जैसे आपने देखा होगा फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल बेवरेजेस, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डी मार्केटिंग करते हैं। कभी भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा पियो, बाय मोर, राइट। एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जहां पर आप देखते हैं कि आपको बोला जा रहा है इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो पर्पस क्या है कि आप कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन कम हो। जब बसेस ओवरलोडेड होती हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, तो आप क्या चाहोगे कि यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए। ऐसे जो कुछ पार्क्स होते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ये ओवरक्राउडेड होते हैं ऑन सैटरडे, संडेज एंड हॉलिडेज, वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे, तो यहाँ पे भी हम डिमांड को टेम्परेरीली रिड्यूस करने के लिए डी मार्केटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि डिमांड कम हो, तो आप क्या करोगे? डिमांड कम करने के लिए प्राइस को इंक्रीज कर दोगे, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत डिमांड है। सो दिस इज व्हाट इज डी मार्केटिंग। यहाँ पे करिए आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग। सो आई होप द डिफरेंस इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, चैनल्स। सो चैनल्स क्या होते हैं? यू ऑल नो चैनल्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द एंड कस्टमर। सो जो एक फिनिश प्रोडक्ट है, कोई भी पर्टिकुलर गुड है, वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच रहा है, किस बात को फॉलो किया जा रहा है, क्या मल्टीपल चैनल्स का यूज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर, एंड देन फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट आएगा, या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट दे रहा है। सो चैनल रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू व्हिच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। दे डिटरमिन द पाथ दैट गुड्स विल टेक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर। सो इट इज सेड दैट जो चैनल्स होने चाहिए, जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो काफी रोबस्ट होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, सो दैट आप मैक्सिमम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और अपने राइवल्स को बीट कर सकें। एंड बिकॉज अगर एंड ऑल्सो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो एक बैरियर भी क्रिएट कर सकता है टू एंट्री फॉर द न्यू फर्म्स। एचओ कंपनी, कोलगेट-पाल्मोलिव कंपनी, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर रखे थे फॉर द न्यू फर्म्स इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिकॉज यू नो दैट दीस कंपनीज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि अगर आप अपने रिटेल स्टोर में हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए। सो दैट्स व्हाट कंपनीज डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द न्यू प्लेयर्स फ्रॉम कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो द मीनिंग ऑफ चैनल्स इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल एनालिसिस? इन चैनल्स को एनालाइज करना क्यों जरूरी है कि हमारे किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा चैनल फॉलो होना चाहिए? व्हाई ऑल दिस इज सो इंपॉर्टेंट? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्री। फर्स्ट, अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, मतलब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, न्यू एरियाज, न्यू मार्केट्स, न्यू ज्योग्राफिकल लोकेशंस में एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सेकंडली, अगर आप अपने एक्जिस्टिंग चैनल्स को लीवरेज करना चाहते हैं, एक्जिस्टिंग चैनल्स को यूज करके नए कस्टमर्स तक आप पहुंचना चाहते हैं। एंड फाइनली, अपने लिए सबसे सूटेबल चैनल चूज करने के लिए, किस तरीके का मेरा प्रोडक्ट है, मेरे कस्टमर्स कौन है, उनके लिए मैं एक्सेस टू दीस प्रोडक्ट्स कैसे आसान बना सकता हूं या बना सकती हूं। सो अपने लिए सबसे सूटेबल अप्रोप्रिएट चैनल चूज करने के लिए चैनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे थ्री मेजर चैनल्स आर गिवन व्हिच आर यूज्ड बाय द कंपनीज। फर्स्ट वन इज योर सेल्स चैनल। सेल्स चैनल रेफर करता है सभी इंटरमीडिएरीज जो कि इन्वॉल्व हैं आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, सो दैट अल्टीमेटली वो आपके कस्टमर तक पहुंचे, एंड यूजर तक पहुंचे। सो ऑल द इंटरमीडिएरीज सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। सो हियर कंपनीज हैव टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ की क्वेश्चन, हु नीड्स टू सेल टू whom, सो दैट जो आपका प्रोडक्ट है वो एंड यूजर को बेचा जाए। कौन कौन से इंटरमीडिएरीज होंगे कि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट पहुंचे कस्टमर तक? बस सिंपल। फॉर एग्जांपल, कोको कोला कंपनी क्या करती है, वो अपना जो कंसंट्रेट होता है, बेवरेज का बेस होता है, सिरप होता है, बस वो मैन्युफैक्चर करती है, वो बनाती है खुद और फिर उसे बेच देती है। किसे बेचती है वो? बॉटलिंग पार्टनर्स को, जो कंसंट्रेट को यूज करके, बेवरेज बेस को यूज करके, सिरप को यूज करके उन्हें प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर करती है, पैकेज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है टू देयर वेंडिंग पार्टनर्स, डिफरेंट वेंडर्स, रिटेल स्टोर्स में उसे दिया जाता है, अल्टीमेटली फिर वो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। सो ये ऑल द इंटरमीडिएरीज सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू एंड यूजर, दैट इज सेल्स चैनल। ओके, द सेकंड चैनल इज द प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल क्या बोलता है? उसका फोकस है सीरीज ऑफ इंटरमीडिएरीज जो कि फिजिकली हैंडल कर रहे हैं प्रोडक्ट को ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर, व्हिच मींस दैट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सब लोगों की, उन सब पार्टीज की जो आपके प्रोडक्ट को फिजिकली हैंडल करते हैं, जैसे आपकी कोरियर कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, वहां पे जो उनके डिलीवरी एजेंट्स हैं, डिलीवरी एक्जेक्टिव्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये सब आपके क्या आते हैं अंडर द प्रोडक्ट चैनल। सो सीरीज ऑफ इंटरमीडिएरीज, नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट, जब आपका प्रोडक्ट एक पाथ से जा रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर, जैसे आपकी कोरियर कंपनीज लाइक फेडेक्स, डीटीटीसी, ये डिलीवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिजिकली प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट चैनल। एंड वी हैव द सर्विस चैनल। सर्विस चैनल इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी, द रिक्वायर्ड सर्विसेज विद द मेन प्रोडक्ट। सो कस्टमर ने जो मेन प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने बॉश का डिश वॉशर लिया या वॉशिंग मशीन ली है, तो उसके साथ नेसेसरी जो भी सर्विसेज होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल उसे इंस्टॉल करना या उसे रिपेयर करना, सो वो सब एंटिटीज जो ये नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि जो मेन प्रोडक्ट है उसे सपोर्ट मिल सके एज इट इज मूविंग थ्रू सेल्स चैनल एंड आफ्टर परचेज बाय द एंड यूजर। मतलब सेल्स चैनल से गुजरता हुआ जब वो कस्टमर तक पहुंचा एंड फाइनली वो मेन प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप कस्टमर को उसे इंस्टॉल करना है, तो ये जो सर्विसेज एंटिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, वो सर्विस चैनल का यूज कर रही हैं। सो यूजुअली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस, जहां पे कस्टमर खुद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पा रहा है, इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, सो इन दैट केस उसे सर्विस की जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड सर्विस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड
capabilities for building core competencies. First chapter में हमने strategic management की इंपॉर्टेंस समझी थी. That strategic management के थ्रू कंपनीज अपनी core competencies डेवलप करती हैं जिसके थ्रू competitive advantage मिलता है. Remember all of that. बहुत बार हमने इस वर्ड का यूज किया है. अब exactly समझते हैं core competencies होती क्या है. So for that पहले ये बताना जरूरी है that competency क्या होती है. तो competency क्या होती है? It refers to a combination of skills and techniques. तो combination of your skills, resources, techniques ये आपको क्या देती है? competency. मतलब तब आप competent बनते हो, proficient बनते हो, एक काम अच्छे से कर पाते हो. क्यों? Because आपने अपनी different skills को, abilities को, knowledge को, techniques को combine किया और फिर एक product तैयार किया for the customers. So competency is never an individual skill or a separate technique. एक skill या एक resource होने से आप competent नहीं हो जाओगे. It is always a combination of skills and techniques. Organization जब अपने resources को, capabilities को combine करती है और उसे अच्छे से use करती है, तब जाके वो competent बनती है. So resources और capabilities जब combine किए जाते हैं, तब वो आपको competitive advantage देंगे. Individually ये resources और capabilities के होने से आपको competitive advantage नहीं मिलेगी. आपकी अच्छी technology है, लेकिन marketing skills आपके पास है नहीं. आप अपने product को अच्छे से market नहीं कर पा रहे हो. एक अच्छा बढ़िया product आपने बनाया, लेकिन market नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा होगा? So always competencies are combination of skills and techniques. तभी वो आपको competitive advantage देगा. So ये तो हो गया competency का मतलब, combination of skills and resources and techniques. Now what is core competency? So competencies तो होंगी combination of resources and skills and techniques. Core मतलब जब ये competency सिर्फ आपके पास है, not with your rivals. आपके पास कुछ ऐसी skills, techniques, resources का combination है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे products design कर पा रहे हैं, manufacture कर पा रहे हैं, जो आपके rivals नहीं कर पा रहे. Then that is your core competency. जैसे Walmart की बात करें या Amazon की बात करें, तो वो अपने resources को इतनी efficiently use कर रहे हैं that they are able to operate at low cost. वैसे अगर Apple कंपनी की बात करें, so उनकी core competency क्या है? The way they design their product, their technology, जो उनका operating system है, iOS, और किसी का तो नहीं है. अगर Intel कंपनी की बात करें, so Intel के ही microprocessors most of the laptops में हमें देखने को मिलते हैं. So ये उनकी core competencies है that they are able to build such good microprocessors. Then HUL कंपनी की बात करें तो इनकी core competency क्या है? इनका strong distribution network and their strong marketing. इतने सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को ये मार्केट करते हैं that कोई भी प्रोडक्ट ले आए, most of the Indians के घर पे इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हमें देखने को मिल ही जाएगा. टाटा कंपनी की बात करें, so their competencies lies in their culture. टाटा जैसा कल्चर रेप्लिकेट करना, कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं है. सो कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट शेयर्ड बाय अदर्स, जो दूसरों के पास नहीं है. ये कोर कैपेबिलिटीज होती हैं, यूनिक कैपेबिलिटीज व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यही कोर कैपेबिलिटीज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं. एंड एक रिसोर्स या एक स्किल तो नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स, टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज जिसके थ्रू आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाते हैं. सो कोर कॉम्पिटेंसी इज कंसीडर्ड टू बी द सम ऑफ 5 to 15 एरियाज ऑफ डेवलप्ड एक्सपर्टीज, व्हिच मींस दैट एटलीस्ट 5 to 15 एरियाज होंगे जहां पर हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, फिर उन्हें कंबाइन करते हैं, तब जाकर आप एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट होते हो. कोर कॉम्पिटेंसीज वो होती हैं जो एक बिजनेस को डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द अदर सिमिलर बिजनेसेस. अपने राइवल से आपको क्या डिफरेंशिएट कर रहा है? दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसीज. कोर कॉम्पिटेंसी इज व्हाटएवर अ फर्म डज बेस्ट. बेस्ट मतलब क्या हुआ? दैट पूरी इंडस्ट्री में आप वो चीज सबसे अच्छी कर रहे हो. सो दैट मींस दैट इज थ्रू योर कोर कॉम्पिटेंसी. वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज की वजह से आप कर पा रहे हो. और कोर कॉम्पिटेंसीज हमें ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस में भी दिख सकती हैं. जैसे मैंने आपको बताया एचयूएल की कोर कॉम्पिटेंसी उनकी मार्केटिंग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. सो नाउ कोर कॉम्पिटेंसी को लेकर टू इंपॉर्टेंट ऑथर्स सीके प्रहलाद एंड गैरी हिमल, इन्होंने अपना कांसेप्ट दिया, कांसेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज. नाउ जो इन्होंने कांसेप्ट दिया दैट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. क्रक्स वही है कि कोर कॉम्पिटेंसी हमेशा कलेक्टिव लर्निंग होती है. मतलब डिफरेंट स्किल्स को, नॉलेज को, रिसोर्सेज को, टेक्निकल एबिलिटीज को कंबाइन करके ही कोर कॉम्पिटेंसी बनती है. इट इज दैट इन्होंने अपने वर्ड्स में कोर कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन कर दिया. सो उन्होंने क्या कहा? दैट कोर कॉम्पिटेंसी इज कलेक्टिव लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजीज. बात वही है कि कलेक्टिव लर्निंग है कोर कॉम्पिटेंसीज. आपस में सब मिलकर जब अपने आइडियाज देते हैं, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कलेक्टिव लर्निंग हो रही है. आप अपनी डिफरेंट डाइवर्स स्किल्स को कंबाइन कर रहे हैं. स्किल ऑफ प्लानिंग, स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्किल ऑफ डिजाइनिंग, स्किल ऑफ कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च, राइट? डिफरेंट स्किल्स को हमने जब इंटीग्रेट किया, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके, तब जाके वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बनी. कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स, रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, व्हिच मींस दैट कोर कॉम्पिटेंसी कैन नॉट बी बिल्ड ऑन वन कैपेबिलिटी. सिर्फ एक स्किल, एक कैपेबिलिटी का मतलब कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होता है. इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड रिसोर्सेज. सो सीके प्रहलाद और गैरी हिमल ने कोर कॉम्पिटेंसीज को 3 एरियाज में आइडेंटिफाई किया. उन्होंने कहा दैट अगर ये आइडेंटिफाई करना है आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 एरियाज चेक करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन. अगर तो आपके रिसोर्सेज, अगर तो आपकी कॉम्पिटेंसीज यूनिक है, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए उस कॉम्पिटेंसी को इमिटेट करना डिफिकल्ट है. सो दैट मींस ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, ये आपको एज देंगी ओवर द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज़ आपके कॉम्पिटिटर्स के पास वो नहीं है, आपके पास है, यूनिक है. सो दिस विल अलाउ यू टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग कॉपीड, बिकॉज़ यू हैव समथिंग व्हिच अदर्स डोंट हैव, जिसके कारण आप बेटर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको इंटेल का एग्जांपल दिया, इंटेल के माइक्रोप्रोसेसर्स, राइट, एंड एप्पल की टेक्नोलॉजी, देयर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, नोबडी एल्स हैज दैट. बाकी सारी फोन कंपनीज एंड्रॉइड यूज कर रही हैं, एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो दिस इज वन एरिया थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं. सेकंड इज कस्टमर वैल्यू. अगर आपके रिसोर्सेज, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज का यूज करके आप ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर पा रहे हो जो कि कस्टमर्स को एक फंडामेंटल बेनिफिट, कस्टमर्स को यूटिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उन्हें सैटिस्फाई कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट दे रहे हैं जिसका कस्टमर्स पर रियल इंपैक्ट पड़ा है, ऐसा इंपैक्ट दैट बार-बार वो आप ही के प्रोडक्ट को चूज करते हैं. अगर आपने एक ऐसा रीजन दे दिया कस्टमर्स को कि वो बार-बार आपका प्रोडक्ट चूज करें, उन पे रियल इंपैक्ट छोड़ दिया, दैट मींस आपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करी है. और वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड करी? दैट मींस आपके पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज हैं. अब जैसे मैकडॉनल्ड्स की बात करें, सो व्हाट इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी? दैट जो उनका बर्गर है वो बहुत ही लो प्राइसेस पे, काफी मिनिमल प्राइसेस पे कस्टमर्स को देते हैं. देन द थर्ड एरिया इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स. अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पा रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी नई मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वहां भी आप उन कॉम्पिटेंसीज का यूज कर पा रहे हैं. तो अगर आपके पास ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं, दैट मींस वो कोई मामूली कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो कोर कॉम्पिटेंसी है. सो कोर कॉम्पिटेंस मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल, मतलब इट हैज टू बी अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आप यूज कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप और भी पोटेंशियल मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं. सो होंडा की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है उनके पावरफुल इंजन्स. तो चाहे वो मोटरसाइकिल बनाए, उनकी ये कॉम्पिटेंस इस प्रोडक्ट में भी नजर आएगी. चाहे वो अपनी कार्स बनाए, दे हैव पावरफुल इंजन्स. चाहे वो जनरेटर्स बनाए, इनमें भी आपको ये पावरफुल इंजन्स नजर आएंगे. तो ये नई मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट में आपको इनकी कहीं ना कहीं पावरफुल इंजन्स की टेक्नोलॉजी जरूर नजर आएगी. दैट मींस ये जो इनकी कॉम्पिटेंसी है वो कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसका यूज वो और मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए भी यूज कर पा रहे हैं. पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है. नाउ इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, दैट इज क्राइटेरिया टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज. या आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यहाँ पे जो आप 3 स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से. दैट व्हाट आर द 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, 4 स्पेसिफिक टूल्स टू आइडेंटिफाई द कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसीज. ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके थ्रू आप ये कंक्लूड कर पाते हैं, ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं
हैं कि जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं. सो दीस 4 क्राइटेरियाज आर वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. अगर हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी कॉम्पिटेंसीज ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, मतलब वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, हमारी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही हैं. सो लेट्स डिस्कस दीस 4 क्राइटेरियाज वन बाय वन. दिस मींस कि अगर आपकी कैपेबिलिटीज आपको हेल्प करती हैं अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने में, मतलब ग्रैब करने में, एट द सेम टाइम वो आपको हेल्प करती हैं किसी भी तरह की थ्रेट को अवॉइड करने में, अवॉइड करने में, सो दैट मींस जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो वैल्यूएबल है. जैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, राइट. सो ये भी क्या है, ये कोर कॉम्पिटेंसी है बिकॉज़ ये हेल्प करती है कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने में. ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू आप क्या करते हो, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हो, उन्हें इंप्लीमेंट करते हो, उन्हें कंट्रोल करते हो, कस्टमर्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हो, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हो. सो एचआर कॉम्पिटेंसी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है. सिमिलरली जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए उनकी वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसी कौन सी होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट. वो किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं लोगों को, कितनी इफेक्टिवली, कितनी एफिशिएंटली. अब जैसे वॉलमार्ट है, हम बार-बार इसका एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, ये लो कॉस्ट पे ऑपरेट करती हैं. सो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी यही है कि ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाते हैं टू द कस्टमर्स. मतलब कस्टमर्स को क्या चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, राइट, और रीजनेबल प्राइस पे उन्हें मिल जाए. तो वॉलमार्ट ये करता है. सेकंड इज रेयर. अब अगर आपकी कैपेबिलिटीज के थ्रू आप कुछ रेयर क्रिएट कर पा रहे हैं, रेयर मतलब जो दूसरों के पास नहीं है, समथिंग व्हिच इज जस्ट यूनिक टू यू, दूसरों के पास वो नहीं है. वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स हैव दोस कैपेबिलिटीज, सो दैट विल गिव यू एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर. इसका रियल लाइफ एग्जांपल है. सो एक कंपनी है डार्क मैटर करके. नाउ दे हैव कम अप विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट अल्ट्रा सिक्योर स्मार्टफोन. उनका पूरा फोकस डिजाइन पर नहीं है, सिक्योरिटी पर है. उनके इतने स्ट्रांग सिक्योरिटी फीचर्स हैं दैट उसको बाईपास करना इज इंपॉसिबल. सो दैट इज समथिंग रेयर. सिमिलरली एप्पल कंपनी, द टेक्नोलॉजी दैट दे हैव इज रेयर. बहुत कम कॉम्पिटिटर्स के पास है. इनफैक्ट उनके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसी के पास भी नहीं है. थर्ड क्राइटेरिया इज कॉस्टली टू इमिटेट. अगर आपकी कैपेबिलिटीज आपके राइवल फर्म्स के लिए कॉस्टली हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है इमिटेट करने के लिए या कॉपी करने के लिए, सो दैट मींस आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, बिकॉज़ दूसरे उसे डेवलप ही नहीं कर पा रहे. मे बी उन्हें पता लग चुका है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन वो उसे डेवलप ही नहीं कर पा रहे बिकॉज़ उनके लिए इट इज वेरी वेरी कॉस्टली. जैसे कि इंटेल. सो इंटेल का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, सबसे पहले दे केम अप विद देयर माइक्रोप्रोसेसर्स. उनकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो माइक्रोप्रोसेसर्स बना पाए, इतने अच्छे माइक्रोप्रोसेसर्स बना पाए जिसके कारण नाउ दे आर एट अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशंस. दे आर वेल अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज़ देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज वेरी स्ट्रांग. और इस तरह का R&D सिस्टम डेवलप करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंपनी. सिमिलरली गूगल का जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो दूसरों के लिए बहुत डिफिकल्ट है कॉपी करना, बिकॉज़ गूगल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुका है, एंड बाकियों के लिए बहुत टाइम लग जाएगा. उन्हें बहुत रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस लेवल पे अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना. देन द लास्ट वन इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. अगर आपकी कैपेबिलिटीज का कोई भी स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट नहीं है, आपकी कैपेबिलिटीज जैसी दूसरों के पास कैपेबिलिटीज नहीं है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, नो स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. दैट मींस आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं. जैसे कि डाटा का कल्चर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट और कॉपी द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द ह्यूमन स्किल्स. किसी की एबिलिटी को कॉपी करना वो बहुत डिफिकल्ट है. लेट्स क्विकली गिव रीडिंग टू द पॉइंट्स. सो हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया है वैल्यूएबल. कैपेबिलिटीज के थ्रू अगर फर्म्स अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पा रही हैं या थ्रेट्स को अवॉइड कर पा रही हैं जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, दैट मींस आपकी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल है. सेकंड क्राइटेरिया इज रेयर. कैपेबिलिटीज रेयर होनी चाहिए, व्हिच मींस ओनली अ वेरी फ्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शुड पोजेस. बहुत कम कॉम्पिटिटर्स के पास अगर वो है, दैट मींस वो रेयर है. क्योंकि अगर बहुत सारे राइवल्स के पास सिमिलर कैपेबिलिटीज होंगी तो वो फिर सोर्स नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलती है जब फर्म्स कुछ ऐसा डेवलप कर पा रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज है व्हिच आर नॉट शेयर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट है. देन कॉस्टली टू इमिटेट. कैपेबिलिटीज कॉस्टली होनी चाहिए फॉर द राइवल्स टू इमिटेट. द कंपीटिंग फर्म्स शुड बी अनेबल टू डेवलप द कैपेबिलिटीज इजीली. जैसे इंटेल. सो यहां पे दैट एग्जांपल इज गिवन. एंड देन नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. कैपेबिलिटीज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होंगी कब, व्हेन दे डू नॉट हैव अ स्ट्रैटेजिक इक्विवेलेंट, मतलब उनके जैसा और कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनके जैसा कोई और कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसीज नहीं है. नाउ लेट्स गो थ्रू वन क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू कोर कॉम्पिटेंसीज. नाउ रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप इन सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज कैन रोहित बिल्ड टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स. तो यहां पे आपको एक छोटा सा केस दे दिया दैट देयर इज अ पर्सन रोहित पटेल जिनकी छोटी सी केमिस्ट शॉप है सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद में. सो उन्हें अब किस तरह की कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है सो दैट वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें ओवर ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स. आप तो सिर्फ अहमदाबाद में ऑपरेट करते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन सेलर्स उनकी तो मार्केट बहुत वाइड है, कोई भी उनसे मेडिसिन ले सकता है. इसलिए सो रोहित पटेल क्या करे, किन एरियाज में वो अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करे सो दैट उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले. सो लेट्स सी हाउ यू आर सपोज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ पहले तो आपको ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन की फॉर्म में कुछ लिखना पड़ेगा. सो क्योंकि ये क्वेश्चन कोर कॉम्पिटेंसीज का है, कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे आपको मिलती हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए, राइट. देयर आर 4 मेजर क्राइटेरियाज फॉर कोर कॉम्पिटेंसीज. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये केस है तो आप केस का रेफरेंस जरूर दोगे. देयर इज अ स्मॉल केमिस्ट शॉप, तो उसकी तो सिर्फ लोकल प्रेजेंस है एंड उसकी जो फंक्शंस हैं दे विल बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. और वो ज्योग्राफिकल एरिया भी क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद. स्टिल ऐसा नहीं है दैट जो स्मॉल केमिस्ट शॉप है ये अपनी कॉम्पिटेंसीज नहीं बिल्ड कर सकते या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं गेन कर सकते. इट कैन बिल्ड इट्स ओन कॉम्पिटेंसीज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो अब रोहित पटेल किन एरियाज में कॉम्पिटेंसीज बिल्ड कर सकते हैं, कैसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं. फर्स्ट, वो पर्सनल और कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जो ऑफ कोर्स ऑनलाइन सेलर्स के लिए पॉसिबल नहीं है. सेकंड, वो होम डिलीवरी कर सकते हैं. अगर आपको बीट करना है ऑनलाइन सेलर्स को तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचोगे कि यार हम भी होम डिलीवरी करना शुरू करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड दैट टू एट नो एडिशनल कॉस्ट. थर्ड, यू कैन डेवलप अ सिस्टम ऑफ स्पीडी डिलीवरी सो दैट हम ऑनलाइन सेलर्स से मैच कर पाएं. देन बिकॉज़ आप सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी में हो, सो आप एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो टू सप्लाई एट वाइडर लोकेशंस इन द सिटी. आप अपने वर्किंग आवर्स को और एक्सटेंड कर सकते हो. यूजुअली क्या होता है, मेडिसिन स्टोर्स रात को खुले नहीं होते हैं, तो अगर आप कुछ डिफरेंट करें, अगर आप वर्किंग आवर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो बायर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. एंड और आप क्या कर सकते हैं, मे बी आप इजी क्रेडिट सिस्टम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं दैट जो आपके रेगुलर पेशेंट्स हैं जो बार-बार आप ही से मेडिसिन लेते हैं, आप उनके लिए कुछ मंथली पेमेंट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम शुरू करो कि आप मंथली बेसिस पर पे कर सकते हो. सो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है फ्रॉम ऑनलाइन सेलर्स. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक नाउ व्हिच इज स्वॉट एनालिसिस. अब पहले ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में होता था बट अंडर न्यू स्कीम दिस इज इन थर्ड चैप्टर. लेकिन एज सच कांसेप्ट के पॉइंट्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है, पॉइंट्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, एक दो पॉइंट्स और ऐड हुए होंगे, नथिंग मोर देन दैट. सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. ऑल्दो आपको पता है कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है. तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली ये एक टूल है, ये एक फ्रेमवर्क है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टूल है. स्ट्रक्चर्ड मतलब वेल प्लान टूल जिसके थ्रू कंपनीज अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर पाती हैं. इंटरनल मतलब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मतलब हमारी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या हम इतने केपेबल हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं. स्ट्रेंथ्स ही आपको हेल्प करेंगी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में, राइट, और एनवायरनमेंट से लड़ने में. एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अवेलेबल फॉर यू. अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए जरूरी है. क्यों जरूरी है, बिकॉज़ अगर आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं तो आप ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेंगे. और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए स्ट्रेंथ्स का होना जरूरी है. और कंपनी को थ्रेट्स को क्यों एनालाइज करना है, बिकॉज़ अगर एनवायरनमेंट में आपके लिए कोई चैलेंजेस है तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और जो आपकी वीकनेसेस हैं उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट आप इन चैलेंजेस से लड़ पाएं और इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएं. सो एक ऐसा टूल है स्वॉट एनालिसिस, एक ऐसा प्लान स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स दोनों को एनालाइज कर पाती हैं. और इस
पूरे फ्रेमवर्क का, पूरे एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम यही होता है कि आप अपने लिए जो की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हें एनालाइज कर पाएं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली सो दैट आप उन फैक्टर्स को एनालाइज करके अपने लिए रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर पाएं और उन्हें अचीव कर पाएं। सो अगर आप अपने लिए एक रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल प्रिपेयर कर पा रहे हैं एनवायरमेंट को एनालाइज करके, सो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर पाएंगे, राइट, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर पाएंगे और ग्रो एंड सर्वाइव भी कर पाएंगे। सो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स इशू हैं, उन्हें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एनालाइज कर सकते हैं हम थ्रू स्वॉट एनालिसिस। लेकिन इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, दैट हम डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज तो कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, लेकिन इस टूल के थ्रू हमें ये नहीं पता लगता कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है, हमें किस तरह के एक्शंस लेने हैं, अगर हमारे पास बाहर थ्रेट्स हैं, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनली अगर हम वीक हैं तो हमें करना क्या है। सो स्वॉट एनालिसिस ये ऑप्शंस आपको नहीं देता है, सिर्फ बेसिकली एक थ्योरेटिकल टूल बनके रह गया। सो आई होप द एंटायर कांसेप्ट इज क्लियर टू यू। दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। लेट्स गिव अ रीडिंग टू द की पॉइंट्स। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू यू कैन कंबाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, दोनों एनालिसिस जो हमने अभी समझे इन द सेकंड चैप्टर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट, एंड इन द थर्ड चैप्टर जो हम समझ रहे हैं इंटरनल एनवायरमेंट, उन्हें कंबाइन किसके थ्रू किया जाता है? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। सो स्वॉट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये एक एक्रोनिम है दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग टूल है, सिस्टमैटिक टूल है, जिसके थ्रू आप 4 एलिमेंट्स को इवैल्यूएट कर पाते हो। व्हाट डज इट इन्वॉल्व? यहाँ पे आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में फेवरेबल क्या है और अनफेवरेबल क्या है। सो द मेन एम ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई कि की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स या आपको रोकेंगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से, जिसके थ्रू इट विल हेल्प यू इन क्राफ्टिंग अ रियलिस्टिक अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, या आपको बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पाएंगे और आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, व्हिच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो इसका मेजर बेनिफिट क्या है, दैट एनवायरमेंट में जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। लेकिन इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है, लाइक आई टोल्ड यू दैट इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इवैल्यूएशन। सिर्फ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हम लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डिटेल में इवैल्यूएट करके हमें एक्चुअली किस स्ट्रैटेजिक एक्शन को फॉलो करना है, क्या स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, वो हमें इससे पता नहीं लगता। देन इसकी कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होती हैं, लाइक यू ऑलरेडी नो, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस व्हिच आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डू यू डिफाइन देम? इनका मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेंथ मतलब कोई भी इनहेरेंट कैपेबिलिटी, कोई भी इंटरनल कैपेबिलिटी, एबिलिटी, आपके रिसोर्सेज आप उन्हें कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और स्किल ऑफ प्लानिंग, योर एबिलिटी टू फोरकास्ट द फ्यूचर, राइट, एनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्रिएट कर रही है, उन्हें कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में हेल्प कर रही है। देन वीकनेस क्या होगा? वीकनेस हो गया इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑब्स्टिकल, कंस्ट्रेंट जो आपको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज दे रहा है। देन अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है इन द एनवायरमेंट जो आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपकी मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल सिचुएशन इन द एनवायरमेंट जो आपके लिए रिस्क ऑफ डैमेज क्रिएट करता है, मतलब जो आपकी पोजीशन को डैमेज करता है, आपकी मार्केट पोजीशन जिससे इंपैक्ट होती है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस? की इंपॉर्टेंस क्या है? सो इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। ये एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क है, एक लॉजिकल टूल है, सिस्टमैटिक टूल है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर साउंड एनालिसिस कर पा रहे हैं ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरमेंट के बारे में, एंड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, जो आपको कंपैरिजंस करने में भी हेल्प करता है, राइट, मैच करने में हेल्प करता है इंटरनल एनवायरमेंट को एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ। देन द थर्ड वन इज दैट स्ट्रैटेजिस्ट को जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उन्हें हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है अच्छी स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई करने में। अच्छी स्ट्रैटेजी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए आपको एनवायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, और स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम उस एनवायरमेंट को एनालाइज कर पाते हैं। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस टर्म का बहुत बार हम यूज कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। द एंटायर फोकस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू हेल्प कंपनीज इन गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एक्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग? सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रेफर्स टू ऑल दोस फैक्टर्स एंड एट्रिब्यूट्स, वो सभी फैक्टर्स, बी द रिसोर्सेज दैट यू ओन और द कैपेबिलिटीज, द कॉम्पिटेंसीज यू पोजेस, एनी फैक्टर और एट्रिब्यूट जो कंपनीज को अलाउ करता है इन प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल एंड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैन कॉम्पिटिटर्स। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी है, दैट मींस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। तो जब एक कंपनी सुपीरियर गुड्स और सर्विसेज दे पा रही है कस्टमर्स को, दैट मींस वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगी। इट विल अलाउ अ फर्म टू गेन एन एज ओवर द राइवल्स व्हेन कंपीटिंग। जब फर्म्स सक्सेसफुली एक अच्छी वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी बनाती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं, उसे इंप्लीमेंट करेंगी, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी मतलब कैसे हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएं, अच्छे अफोर्डेबल हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएं, कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर पाएं। और इस वैल्यू को कैसे क्रिएट कर पाती हैं कंपनीज फॉर द कस्टमर्स? अपने रिसोर्सेज के थ्रू। सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता। रिमेंबर, ट्राई टू रिलेट इट विद द प्रीवियस कांसेप्ट। हम रिसोर्सेज को मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस पे आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करेगी। रिसोर्सेज तो सबके पास हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज कैसे कर रहे हैं, उन्हें यूज कैसे कर रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, दैट विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? उसके लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देयर शुड बी 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट नीड टू बी फॉलोड। सो दीस 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी। आप इन्हें याद रखने के लिए इस एक्रोनिम का यूज कर सकते हैं, एड इट। नाउ फर्स्ट वन, ड्यूरेबिलिटी। अगर आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल हैं, ड्यूरेबल क्या होता है? दैट वर्क्स फॉर लॉन्ग टाइम, जो जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होते। तो अगर आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उन्हें सस्टेन कर पा रहे हो, तो आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में भी हेल्प करेंगे। ड्यूरेबिलिटी इज द पीरियड ओवर व्हिच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी सस्टेन। आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितने टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, व्हिच विल डिपेंड अपॉन द रेट एट व्हिच योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज विल डिटीरियोरेट। अगर आज आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो इन द लॉन्ग टर्म, तो जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको आज मिली है, वो आप लूज कर देंगे। इजंट इट? सिमिलरली अगर एनवायरमेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इनोवेशन और जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो बहुत क्विकली हो रही है, तो उसका क्या मतलब होगा? दैट जो आपकी स्किल्स हैं वो भी जल्दी डिप्लीट हो सकती हैं, ऑब्सोलीट हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ योर राइवल्स, एबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स टू एक्सेस योर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। अगर आपके राइवल्स को आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी कॉम्पिटेंसी के बारे में पता लग गया, उतनी जल्दी वो आपके जैसे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में ले आएंगे। सो व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी? एबिलिटी ऑफ द राइवल्स टू अटैक द पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके राइवल्स की एबिलिटी कितनी है आपकी पोजीशन को अटैक करने की? जो आज आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपके राइवल्स क्या उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, क्या उस पोजीशन को अटैक कर सकते हैं? द ईजियर इट इज टू ट्रांसफर योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, लेस सस्टेनेबल योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी। जितनी जल्दी उन्हें पता लगेगा, उतनी जल्दी आप अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो देंगे। देन द नेक्स्ट वन इज इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी मतलब कॉपी करना। अगर आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज दूसरी कंपनीज, आपके राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स इजीली और क्विकली कॉपी कर पाए, दैट मींस यू विल लूज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ कोर्स। सो इमिटेबिलिटी भी एक तरह की एबिलिटी है ऑफ योर राइवल्स, एबिलिटी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स टू इजीली एंड क्विकली बिल्ड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। सो द ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी इज कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को एक्सेस करके वैसे ही रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज डेवलप कर पा रहे हैं। सो
जो हमारे टैंजिबल रिसोर्सेज होते हैं ना, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी मशीनरी हो गई, राइट, इन्हें कॉपी करना तो आसान है, लेकिन फैक्टर्स लाइक कॉर्पोरेट कल्चर, एक कंपनी का कल्चर कॉपी करना, इसे रेप्लिकेट करना, ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। तो अगर एक कंपनी की इफेक्टिवनेस से कॉर्पोरेट कल्चर पर डिपेंड कर रही है तो उसे इमिटेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर योर राइवल्स। देन द लास्ट वन इज अप्रोप्रिएबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने भी अपनी कैपिटल, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करे हैं, उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। जो भी आपका रिसोर्स बेस है, जहां से भी आपके पास रिसोर्सेज आए हैं, तो उसका रिटर्न भी सुपीरियर होना चाहिए। जो रिवॉर्ड है वो उन तक जरूर पहुंचना चाहिए जिन्होंने अपने फंड्स इन्वेस्ट करे हैं, अपनी कैपिटल लगाई है। सो द रिवॉर्ड शुड बी डायरेक्टेड टू फ्रॉम वेयर द फंड्स वर इन्वेस्टेड। तो जहां से फंड्स आए हैं, जहां से रिसोर्सेज आए हैं, वहां तक उसका रिवॉर्ड भी पहुंचना चाहिए, एंड द रिवॉर्ड इज इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे। सो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सो द क्वेश्चन इज, मोहन हैज जॉइन्ड एज द न्यू सीईओ ऑफ XYZ Corporation and aims to make it a dominant technology company in the next 5 years. He aims to develop competencies for managers for achieving better performance and competitive advantage for XYZ Corporation. Mohan is well aware of the importance of resources and capabilities in generating competitive advantage. Discuss the 4 major characteristics, not 4 criteria, 4 major characteristics of resources and capabilities required by XYZ Corporation to sustain the competitive advantage and ability to earn profits from it. So now you have to put yourself in the shoes of Mohan, जो कि CEO है XYZ Corporation के, वो अपनी कंपनी को dominant technology company बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए उन्हें कुछ competencies develop करना पड़ेगा, so that उन्हें competitive advantage मिले. So now you have to tell कि resources and capabilities की 4 major characteristics क्या होती हैं जो कंपनी को competitive advantage sustain करने में हेल्प करती है for a long term और ज्यादा profits earn करने में हेल्प करती है. So आपको किस तरह की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है. At the same time डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है. That sustainability of competitive advantage and firm's ability to earn profits from competitive advantage depends upon characteristics of resources and capabilities. पूरी स्टेटमेंट दे दी. Now you have to explain. मतलब यहाँ पर भी आपको resources और capabilities की characteristics लिखनी है. So we have discussed 4 characteristics होती हैं. क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था that was a case study, तो आप डायरेक्टली शुरू नहीं करेंगे, पहले आप केस का रेफरेंस देंगे. That as mentioned in the above case, Mohan is the CEO of XYZ Corporation and वो अपनी कंपनी को dominant player बनाना चाहते हैं, for which he needs to develop some competencies. So the 4 major characteristics of resources and capabilities XYZ Corporation can use to sustain competitive advantage and earn profits are as follows. समझ गए? पहले आप केस का रेफरेंस दोगे और फिर इन characteristics को एक्सप्लेन करोगे. तो ये तो आपको पता ही है. फर्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी. आप कितने टाइम तक अपनी competitive advantage को sustain कर सकते हो. Period over which you can sustain a competitive advantage, which depends upon the rate at which resources and capabilities deteriorate. जितनी जल्दी आपके resources deteriorate होंगे, उतनी जल्दी आप competitive advantage खो देंगे. And then यहाँ पर आप examples दे सकते हैं, like I told you. Then transferability. Transferability क्या होती है? Ability of the rivals to attack position of competitive advantage. जितना आसान होगा आपके competitors के लिए आपके resources और capabilities को access करना, if they are easily transferable, in that case they will be less sustainable. जो competitive advantage है वो ज्यादा टाइम तक आपके पास नहीं टिकेगी. Then imitability. Imitability होती है ability of the competitors to easily and quickly build resources and capabilities on which a firm's competitive advantage is based. So कितनी जल्दी आपके competitors और कितनी आसानी से same resources और capabilities develop कर लेते हैं जैसे आपकी है, जिसकी वजह से आपको competitive advantage मिला है. तो अगर competitors ने भी वैसा ही कुछ develop कर लिया, so उन्हें edge मिल जाएगा and you will lose your competitive advantage. और last होता है appropriability. That is the ability of the firm's owners to appropriate returns on the resource base. जो आपने resources invest करे हैं, जिन लोगों ने भी अपने resources capital fund invest करे हैं, उन तक उनके efforts का reward जरूर पहुंचना चाहिए, अच्छे returns generate जरूर होने चाहिए. So the rewards should be directed to from where the funds were invested rather than creating an advantage with no actual reward to people who invested capital. So जिन्होंने capital invest करी, अगर उन तक reward नहीं पहुंच रहा है, अगर आप returns generate नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है. Moving further to the next topic and a very important topic which is Michael Porter generic strategies. So हमने Michael Porter की competitive forces second chapter में समझी. Now यहाँ पर हम समझने वाले हैं Michael Porter ने competitive strategies कौन सी दी, जिन्हें हम generic strategies भी कहते हैं. सिर्फ generic नहीं, Michael Porter generic strategies. So Michael Porter ने कहा था कंपनीज के पास 3 ऑप्शंस हैं, they can follow 3 kinds of strategies जिसके थ्रू कंपनीज competitive advantage gain कर सकती हैं. So जैसा I told you that Michael Porter generic strategies को competitive strategies की बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं because ये वो strategies हैं जिसे कोई भी organization small और big यूज करके compete कर सकती है, competitive advantage ले सकती है. So 3 major strategies कौन सी हैं? First one is cost leadership strategy, then we have differentiation strategy and the third one is focus strategy, जिसे कई बार focused भी बोल देते हैं. So now out of these 3, जो हमारी cost leadership strategy और differentiation strategy है, ये broad market को cater करती हैं. Broad market मतलब they want to attract as many customers as they can. उनका कोई particular focus नहीं है कि एक particular segment के लिए ही हमारा product है, नहीं, they are open for everybody. वो firms जो cost leadership strategy follow कर रही हैं, वो cost के basis पर compete कर रही हैं, अपनी cost को low करके, और जो companies differentiation strategy follow कर रही हैं, वो किसके basis पे compete कर रही हैं, अपने product को दूसरे product से differentiate करके कुछ unique कर रही हैं ये for the customers. और जो हमारी third strategy है focus, as you can see here, ये broad market को cater नहीं करती, ये narrow market को cater करती है, मतलब सिर्फ कुछ selected narrow group of customers. So usually क्या होता है, जो small companies होती हैं या जो startups हैं, जिनके पास अभी resources कम है, वो usually focus strategy follow करती हैं, जहाँ पे वो concentrate कर रही हैं अभी on one particular segment कि पहले हम इनकी needs fulfill कर लेते हैं, फिर बाद में profits आएंगे, हम grow करेंगे तो देखेंगे कि हमें broad market के लिए भी product बनाना है या नहीं. So focus strategy वाले अपने लिए एक niche select करते हैं. niche का मतलब होता है narrow group of customers, कि हमें इन्हीं के लिए product बनाना है, that हमें सिर्फ infants के लिए ही product बनाना है, हमें इन्हीं की नीड को fulfill करना है, या हमें girls में सिर्फ teenage girls के लिए ही product बनाना है. तो यहाँ पे आप एकदम focused हो जाते हो कि इस particular segment के लिए हमें काम करना है. अब वो आपकी ऑप्शन है कि या तो आप cost के basis पे fight करें, compete करें, या अपने product को दूसरों से differentiate करके. लेकिन broad market के लिए नहीं है, narrow market के लिए. ये इन तीनों में general सा difference होता है. So this was just an overview of Michael Porter generic strategies. So देखो Michael Porter generic strategies का aim क्या है, आपको समझ आ गया होगा. ये competitive advantage लेने में help करते हैं. So किसी भी size की कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी या फर्म इन strategies को follow कर सकती है. Usually जो large firms होती हैं वो cost leadership और differentiation strategy follow कर रही हैं. Why? Can you guess? What's the reason? Because इनके पास काफी resources हैं, so they can cater to the broad market. And usually जो small firms होती हैं वो focus strategy follow करती हैं because यहाँ पे इनका focus होता है narrow market पे, narrow group of customers. So these 3 types of Michael Porter generic strategies are cost leadership, differentiation and focus strategy. So the first one is cost leadership strategy. Now I hope you remember that cost leadership and differentiation strategy ये दोनों किसे cater करती हैं? ये वो strategies हैं जो broad mass market को cater करती हैं. broad market, mass market सभी के लिए product है. आप कोई specific किसी को target नहीं कर रहे हो. Your objective is that maximum customers तक हमारा product पहुंचे. So यहाँ पर companies का focus कहाँ है? Cost पर है. लिखा है ना cost leadership. तो companies का objective है कि हमें cost leader बनना है. मतलब अपने rival से, competitor से सबसे lowest prices पे, lowest cost पे हमें अपने products बनाने हैं. So cost leadership strategy follow करने वाली companies basic standard से products
प्रोवाइड करती हैं एट लो कॉस्ट, नो फ्रिल प्रोडक्ट्स, मतलब ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है कि बड़े कुछ यूनिक फीचर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, उन पर कॉस्ट लीडर्स का ध्यान नहीं होता। कॉस्ट लीडर्स का ध्यान होता है सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस देने का। एट द सेम टाइम इनका फोकस होता है ऑन प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। क्यों ये लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं? बिकॉज ये अपनी कॉस्ट को कम करके प्रोडक्ट लो प्राइस पे कस्टमर्स को बेचना चाह रहे हैं। बिकॉज जैसे ही प्राइस कम हुआ हमने सामान होल्ड करना शुरू कर दिया। जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं। Isn't it? ये हमारी बेसिक साइकोलॉजी है। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स डू दैट। सो कॉस्ट लीडर्स का फोकस ऐसे ही कंज्यूमर्स पे होता है। इनका एम होता है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, वेस्टेजेस कम से कम करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कम इनपुट्स यूज करते हुए हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, काम एफिशिएंटली करना है। सो स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है, कम वेस्टेजेस कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है, लो प्राइस पे आप अपनी गुड्स दे रहे हो, सो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, कॉस्ट तो कम है ही और लो प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को देंगे, राइट? सो ऑल द कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, मैकडॉनल्ड, डीमार्ट, Amazon, ये सारे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इवन रिलायंस जियो ये भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जब जियो को लॉन्च किया गया लोएस्ट प्राइसेस पे किया गया, लोएस्ट टैरिफ्स पे किया गया, बिकॉज़ उनका पर्पस क्या है कि हमें मार्केट को पेनिट्रेट करना है, मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंचना है। नाउ ये स्ट्रैटेजी सूटेबल कब होती है? जब बायर्स प्राइस सेंसिटिव होंगे, लाइक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जब बायर्स का फोकस प्राइस पर है, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के फीचर्स पे इतना फोकस नहीं है, हमें है कि यार हमें रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाए, हमारा काम बन जाएगा, राइट? सेकंडली, जब कंपनीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे कम्पीट करेंगे? तब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई आप कॉस्ट के बेसिस पे करो। सो व्हेन यू हैव फ्यू वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, व्हेन बायर्स डू नॉट केयर अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, जब हम कंज्यूमर्स कस्टमर्स ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते, कोई भी ब्रांड मिल जाए जो हमें सस्ते में मिल रहा है, लेस प्राइस पे मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस पे हम उसे खरीद लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज जब मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इन दैट केस आपकी स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल होगी, बिकॉज़ आपका पर्पस ही क्या है? ब्रॉड मार्केट को कैटर करना, राइट? मैक्सिमम कस्टमर्स को कैटर करना। सो जितने ज्यादा बायर्स होंगे इंडस्ट्री में उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। नाउ व्हाट आर द एक्शंस, व्हाट आर द वेज ऑफ अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी? अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे? तो फर्स्टली आपको क्विकली डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, तभी आप उस हाई डिमांड को कैटर कर पाओगे। सेकंडली, क्योंकि आप लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है काम एफिशिएंटली करना, तो आपको रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना पड़ेगा, फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। थर्ड, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी पड़ेगी। जितने लार्ज स्केल पर आप काम करेंगे उतनी पर यूनिट कॉस्ट हम कम कर पाएंगे। रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एंड देन आपको अपने प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तभी आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आपको कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाएं। एंड देन द लास्ट वे टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज, अगर आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन को भूल जाओ, रेजिस्ट करो जब तक कि जरूरी ना हो जाए, अंटिल नेसेसरी, तब तक डिफरेंशिएशन से दूर रहो। डोंट ट्राई टू बिकम अ डिफरेंशिएटर, क्योंकि आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं तो कॉस्ट पर ही ध्यान दें। दीस आर द 6 वेज और एक्शंस द कंपनीज नीड टू टेक इन ऑर्डर टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। नाउ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? सो प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर हियर। यहाँ पे जो हमें एडवांटेजेस लिखनी है फॉर कॉस्ट लीडरशिप एंड आल्सो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी सेम तरीके से लिखनी है। द मैनर ऑफ राइटिंग द एडवांटेजेस विल बी द सेम। अपने वर्ड्स में लिखकर मत आना, क्योंकि यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं वो माइकल पॉटर फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में है। सारी फोर्सेस आपको लिखनी है, माइकल पॉटर की 5 फोर्सेस थी और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के क्या एडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेजेस ये हैं कि जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है ना वो ये सारी की सारी 5 फोर्सेस को ओवरकम कर सकती है। कैसे, ये हमें बताना है। अब देखो, सो द फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी, की एक्जिस्टिंग जो कंपीटिटर्स हैं उनमें कितना स्ट्रांग कंपटीशन है। सो जो कॉस्ट लीडर है ना उसके लिए जो राइवलरी होती है वो कम है। क्यों? बिकॉज कंपीटिटर्स कॉस्ट लीडर के साथ प्राइस वॉर में इंडल्ज नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्ट लीडर है, ऑलरेडी वो सबसे कम कॉस्ट में ऑपरेट कर रहा है, तभी तो वो लीडर है। सो इस फोर्स को वो ओवरकम कर लेते हैं। सेकंडली, बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो यहाँ पर कम होती है। क्यों कम होगी? बिकॉज बायर्स किस चीज के लिए बार्गेन करते हैं? लो प्राइसेस के लिए। तो कॉस्ट लीडर तो ऑलरेडी आपको सबसे कम प्राइसेस में प्रोडक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कम हो गई। थर्ड, सप्लायर्स की जो पावर है वो भी अब्सॉर्ब हो जाती है, कॉस्ट लीडर्स उसे भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कैसे? बिकॉज अगर सप्लायर प्राइस में चेंज करता है, राइट, कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज कर देता है, सो कॉस्ट लीडर्स उसे कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब कर लेंगे। व्हाई? कैसे करेंगे? बिकॉज जो कॉस्ट लीडर्स हैं वो बल्क में विश्वास करते हैं, बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और बल्क रॉ मटेरियल इनपुट्स लेने हैं सप्लायर से। तो अगर सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ाए सो कॉस्ट लीडर बोलेगा ठीक है भाई आप हाई प्राइसेस चार्ज करो, हम अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे, तो सप्लायर के रेवेन्यूज कम हो गए, इजंट इट? सो सप्लायर बेचारे मान जाते हैं, जैसे कि ठीक है भाई जो कॉस्ट लीडर बोल रहा है वैसा करो। देन द न्यू एंट्रेंट्स, वो भी यहाँ पर वीक होते हैं, क्योंकि कॉस्ट लीडर के साथ ऑलरेडी जो कंपीटिटर्स हैं वो लड़ नहीं पा रहे, तो एक नया एंट्रेंट तो क्या ही कर लेगा। कॉस्ट लीडर्स स्ट्रांग बैरियर्स क्रिएट कर चुके होते हैं ऑलरेडी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। वो पहले ही समझ चुके हैं काम कैसे एफिशिएंटली करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो कॉस्ट लीडर्स तो भाई लीडर्स है, दे नो हाउ टू वर्क एट लो कॉस्ट। एक नया एंट्रेंट वो नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली सब्स्टिट्यूट्स तो ये क्रिएट करते हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूट से कोई खतरा नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूट्स को ही खरीद लेते हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट कर लेते हैं। सेकंडली, कस्टमर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीदते हैं जब वो कम कॉस्ट पे मिल रहा है या बहुत अच्छी क्वालिटी पे मिल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो कॉस्ट लीडर्स क्या करते हैं? उन्हें पता है कस्टमर्स मैक्सिमम कस्टमर्स प्राइस कॉन्शियस है, तो वो कांस्टेंटली कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखते हैं, कंटीन्यूअसली अपनी कॉस्ट को कम करते रहते हैं, प्राइसेस को कम करते रहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, सो यहाँ पे वी हैव 4 डिसएडवांटेजेस और वी कैन से देयर आर 4 रिस्क्स अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। फर्स्ट इज दैट जो कंपीटिटर्स हैं वो कभी ना कभी आपको इमिटेट कर सकते हैं, और अगर उन्होंने आपसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट दे दिया तो आप अपनी कॉस्ट एडवांटेज खो देंगे। सेकंडली, कॉस्ट लीडर्स अनसक्सेसफुल हो जाएंगे जब सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, इनका पूरा खेल ही वॉल्यूम पर है, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, राइट? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना कॉस्ट एडवांटेज खो देंगे, आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम नहीं कर पाएंगे। एंड देन अनदर डिसएडवांटेज कैन बी दैट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में आपके लिए कॉस्टली हो सकती है, बिकॉज़ हमेशा कॉस्ट कम करके अगर आप कम्पीट करना चाह रहे हो इट मे नॉट वर्क, बिकॉज़ विद टाइम कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं, दे माइट वांट समथिंग न्यू इन द प्रोडक्ट जो कि कॉस्ट लीडर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो पूरा फोकस रख रहा है ऑन प्रोवाइडिंग द गुड्स एट लो कॉस्ट। बट इफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस चेंज देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एंड फाइनली, देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर कॉस्ट लीडर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर पाए विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगर ये कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, सो दैट कैन प्रूव डिजास्टरस फॉर देम। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो ऑलरेडी हमें पॉइंट पता है दैट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी ब्रॉड मार्केट के लिए होती है। यहाँ पर आप किसी नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे, इट इज फॉर द एंटायर मार्केट, राइट? और यहाँ पर फोकस किस चीज पर होगा? द फोकस विल बी ऑन क्रिएटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब समथिंग दैट इज परसीव्ड एज यूनिक बाय द कस्टमर्स, समथिंग यूनिक द कस्टमर वांट्स, सो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो यूनिकनेस है दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कि हमारा डिजाइन सबसे अलग है, हमारा जो ब्रांड इमेज है वो और किसी का नहीं है, जो हमने ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, कस्टमर्स लॉयल बन चुके हैं। जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं नोबडी एल्स डज, हमारी टेक्नोलॉजी यूनिक है, हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर नेटवर्क से ही, एक पर्टिकुलर चैनल से ही अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे टेस्ला है, सो दे फॉलो एक्सक्लूसिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स और थ्रू देयर ओन एक्सक्लूसिव शोरूम्स। और मे बी द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स वो सबसे ज्यादा यूनिक है इन द इंडस्ट्री।
जैसे डोमिनोज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, 30 मिनट्स में डिलीवरी, नोबडी एल्स इज एबल टू डू दैट, कोई ऐसा नहीं कर पा रहा, सो दैट मींस वो उनकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, राइट? सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली कंपनीज दे केटर टू द ब्रॉड मार्केट, मास मार्केट, बट फॉर प्राइस इनसेंसिटिव कंज्यूमर्स, प्राइस कम हो ज्यादा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फर्क पड़ रहा है कि प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ट, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, एंड बिकॉज़ कंपनीज आपको कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, कुछ यूनिक दे रहे हैं, तो उसके लिए वो प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके क्योंकि कंपनीज अपना एक ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी बना चुके होते हैं, सो लॉयल कस्टमर्स वो गेन करती हैं, बिकॉज़ आप जो कस्टमर चाह रहे हैं डिजायरेबल फीचर्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये स्ट्रेटजी तब काम करेगी व्हेन यू आर केयरफुली एनालाइजिंग और स्टडीइंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर्स। नाउ द वेज ऑफ अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, हाउ कैन यू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी? फर्स्ट यू हैव टू ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को तो भाई सैटिस्फाइड रखना पड़ेगा, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो यूनिक वो चाह रहे हैं अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कांस्टेंटली अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को एलिवेट करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम और जल्दी इनोवेट भी करना पड़ेगा, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस होंगे यू हैव टू ब्रिंग दोस चेंजेस इन योर प्रोडक्ट्स आल्सो, एंड आपको अपनी ब्रांड इमेज को, ब्रांड वैल्यू को कांस्टेंटली एनहांस करना है, इंक्रीज करना है। एंड फाइनली जब आप प्राइसेस फिक्स करोगे सो यूनिक फीचर्स को ध्यान में रखकर करोगे, और बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर उसे भी ध्यान में रखना है कि जिस कस्टमर के लिए आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ये यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके लिए जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं क्या आपके कस्टमर्स इस प्राइस को अफोर्ड भी कर पाएंगे? अगर आपने रॉन्ग प्राइसिंग कर दी और कस्टमर ने उस डिफरेंशिएशन को वैल्यू नहीं किया, कस्टमर बोलेगा यही सेम चीज तो मुझे और कंपनी से भी मिल रही है और कम प्राइस में मिल रही है, सो इन दैट केस फिर आपकी ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, सो जैसे कॉस्ट लीडरशिप की हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी, माइकल पॉटर फोर्सेस लिखनी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एडवांटेजेस लिखना है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के एडवांटेजेस भी वैसे ही लिखनी है, और क्योंकि एडवांटेजेस है सो जो कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है वो भी इन सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, इन सारी फोर्सेस को अब्सॉर्ब कर लेती है। फर्स्ट फोर्स इज राइवलरी, इंडस्ट्री राइवलरी यहाँ पर कम होगी, क्यों? बिकॉज जो कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रही है, मतलब यूनिक प्रोडक्ट दे रही है, सो उसकी क्वालिटी तो ऑलरेडी अनमैच्ड है और कोई वैसी चीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, सो बाकी राइवल्स कैसे कम्पीट करेंगे? अगर वो प्राइसेस कम भी कर देते हैं तो कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स यहाँ पर इनसेंसिटिव होते हैं टू द प्राइसेस, उन्हें फर्क पड़ रहा है क्वालिटी से। सेकंड, बायर्स की पावर भी यहाँ पर कम होगी, बिकॉज बायर्स किसके लिए बार्गेन करते हैं? या तो कम प्राइसेस के लिए या तो वैल्यू और क्वालिटी के लिए, और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो इनसेंसिटिव है टू द प्राइसेस, उन्हें क्वालिटी से फर्क पड़ रहा है, सो दे विल बी रेडी टू पे हायर प्राइसेस फॉर दैट आल्सो। देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आल्सो वो भी यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाएगी, बिकॉज अगर सप्लायर्स प्राइसेस इंक्रीज भी कर देते हैं, इनपुट्स की कॉस्ट इंक्रीज कर भी देते हैं, तो डिफरेंशिएटर्स उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं थ्रू देयर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करके। नेक्स्ट, न्यू एंट्रेंट्स यहाँ पे वीक होंगे, क्यों वीक होंगे? बिकॉज नए एंट्रेंट के लिए ऐसे फीचर्स कुछ यूनिक प्रोवाइड करने के लिए उतनी ही कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए जो एक नए एंट्रेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड फाइनली व्हाट अबाउट द सब्स्टिट्यूट्स, या तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि आप ही अनमैच्ड क्वालिटी दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यूनिक है, और अगर कोई सब्स्टिट्यूट है भी सो कस्टमर्स इतने लॉयल हो चुके होते हैं, बिकॉज आपने अपना ब्रांड आइडेंटिटी इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी है, आपने अपनी ब्रांड इमेज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है दैट कस्टमर्स दूसरों के प्रोडक्ट पर स्विच करेंगे ही नहीं, चाहे वो कम प्राइसेस पर भी हो या वो और अच्छे फीचर्स भी ले आए। एंड देन डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की? रॉन्ग प्राइसिंग की पॉसिबिलिटी है, आप ऐसा ना हो कि हाई प्राइसेस चार्ज कर लें, सो इन दैट केस क्या होगा? कस्टमर्स बाकी ऑप्शंस पे स्विच कर जाएंगे। सेकंड, दिस यूनिकनेस, जो अभी आपको यूनिक लग रहा है वो लॉन्ग रन में जरूरी नहीं है कि सस्टेन होगा, क्योंकि राइवल्स आपकी स्ट्रेटजी को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट आपके कंपीटिटर्स भी ला सकते हैं इन द लॉन्ग रन। एंड फाइनली अगर डिफरेंशिएशन को वैल्यू नहीं किया कस्टमर्स ने, देन योर स्ट्रेटजी विल फेल। फॉर एग्जांपल जैसे डोमिनोज की 30 मिनट्स डिलीवरी वाली जो ये स्ट्रेटजी है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, वाई इज इट अ सक्सेस? बिकॉज लोगों को भूख लगी है, फटाफट से उन्हें 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा चाहिए, जल्दी से जल्दी, गर्म से गर्म, सो इन दैट केस ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। लेकिन अगर हम पैकेज्ड फूड के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप बोल रहे हो कि विदिन 15 मिनट्स 30 मिनट्स हम डिलीवर करेंगे, तो कस्टमर बोलेगा इसमें क्या है, मतलब अगर आप मेरे को कल भी दे दोगे तो चलेगा। इन दिस केस ये जो डिफरेंशिएशन है इसका कोई फर्क नहीं है, और प्राइसेस जो आप मुझसे चार्ज कर रहे हो इतने ज्यादा हैं, तो इन दिस केस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। चलिए लेट्स लुक एट सम मोर क्वेश्चंस नाउ। यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं, बोथ आर रिलेटेड टू वन टॉपिक ओनली बट डिफरेंट वे से पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज, अ सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी Mota Shoes had an image of being the footwear choice for formal occasions. In an attempt to reinvent its brand, it tied up with a foreign footwear giant Bufferin to manufacture and sell its high-seek brand in the country. Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for the young. Aiming at a brand and image makeover, Mota Shoes decided to price the high-seek products at a premium. What kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoe Company? State its advantages. So you have to identify, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी से होते हैं, फोकस स्ट्रेटजी से होते हैं, फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या बोला गया है दैट एक कंपनी है Mota Shoes और ये बहुत पुराना बिजनेस करते हैं फुटवेयर कंपनी, लेकिन दे आर नोन फॉर देयर फॉर्मल शूज। अब इन्होंने क्या किया, ये अपने ब्रांड को रीइन्वेंट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक फॉरेन ब्रांड के साथ टाई अप किया। ये फॉरेन ब्रांड का नाम क्या है? बफरिन, क्योंकि अब उनके साथ टाई अप करके ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट, कैजुअल, रिलैक्स फुटवेयर यंग लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, और उसे किस नाम से लॉन्च करेंगे? हाई सीक ब्रांड से। अब क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को पूरी इमेज को मेकओवर किया है, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए पहले शूज बनाते थे, अब वो कैजुअल, सॉफ्ट, रिलैक्स फुटवेयर बना रहे हैं, राइट? तो उसके लिए उन्होंने प्रीमियम भी चार्ज किया। कौन सी स्ट्रेटजी होगी? प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करना। कौन सी स्ट्रेटजी का मेन फीचर होता है? डिफरेंशिएशन। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप इसे फोकस डिफरेंशिएशन नहीं लिख देंगे, कहीं आप सोचो कि यहाँ पर ये स्पेसिफिकली यंग लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये फोकस डिफरेंशिएशन है। रिमेंबर यंग जो यूथ की मार्केट है वो भी बहुत बड़ी है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन होता दैट यंग मेल्स, यंग फीमेल्स, तो वो और ज्यादा नैरो हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सी स्ट्रेटजी है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको उसकी एडवांटेजेस लिखनी है। सिमिलरली ऐसा एक और क्वेश्चन है, जेनिक्स इज अ कंपनी दैट डिजाइन्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इनोवेशन कौन सी स्ट्रेटजी में होता है? कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना प्रोडक्ट में, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो जेनिक्स इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट हैव हेल्प्ड द कंपनी टू हैव एन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इट आल्सो स्पेंड्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो अगेन एक और चीज जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, आर&डी में काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनोवेशन हो रही है। अगर आप किसी चीज में पायनियर हो, कोई चीज आपने शुरू करी है, तो बिकॉज़ यू आर इनोवेटिंग दैट मींस आप स्पेंड भी करोगे, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ऑफन द यूनिक फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट दैट आर नॉट अवेलेबल विद कॉम्पिटिटर्स हेल्प देम टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक और चीज लिख दी दैट ये कंपनी यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रही है जो उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे। जेनिक्स यूजिंग द स्ट्रेटजी इज कंसिस्टेंटली गेनिंग इट्स पोजीशन इन द इंडस्ट्री ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, और ये करने की वजह से उन्हें कंसिस्टेंटली अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को बेटर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन व्हाट इज जेनेरिक स्ट्रेटजी व्हिच जेनिक्स हैज ऑप्टेड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो यहाँ पे जो भी फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं जैसे कि यूनिक फीचर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करना, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, तो ये सारे फीचर्स हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के। सो आपने आइडेंटिफाई कर दिया Mota Shoe is trying to use differentiation strategy of Michael Porter। आप पूरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, आपने बता दिया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होती क्या है। इट इज एम्ड एट ब्रॉड मार्केट एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस परसीव्ड यूनिक बाय द कस्टमर्स। जो भी की पॉइंट्स होते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम वो सब लिख देंगे। दिस यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिजाइन, इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस, इन सारे एरियाज में हम यूनिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ डिफरेंशिएशन बिजनेस प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं फॉर इट्स प्रोडक्ट। सो एडवांटेजेस में क्या होता है आपको पता है, सारी की सारी हम माइकल पॉटर की फोर्सेस लिख देंगे और बता देंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करने वाली कंपनीज इन सारी फोर्सेस को ओवरकम कर लेती हैं। राइवलरी भी यहाँ पे कम होती है बिकॉज़ कस्टमर्स ब्रांड लॉयल हो चुके होते हैं, तो अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स प्राइस कम भी करेंगे, कस्टमर्स आर ब्रांड लॉयल और वो अपनी प्रेफरेंस किसी दूसरे के पास शिफ्ट नहीं करेंगे। बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो भी यहाँ पर कम होती है, इट इज लेस बिकॉज़ यहाँ पे बायर्स प्राइस के लिए तो नेगोशिएट नहीं करेंगे, उन्हें
चाहिए अच्छे फीचर्स जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में मिल रहे हैं, सप्लायर्स की पावर भी अब्सॉर्ब हो जाती है बिकॉज डिफरेंशिएटर्स प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स, सो वो प्राइसेस के थ्रू सप्लायर्स की पावर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। न्यू एंट्रेंट्स की पावर भी नहीं होती है बिकॉज इतने इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड करना एक नए एंट्रेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो भी उसकी पावर भी यहाँ पर कम होती है, मिनिमम सब्स्टिट्यूट्स होते हैं बिकॉज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हाई ब्रांड वैल्यू एंजॉय कर रहे होते हैं, कस्टमर लॉयल्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कोई सब्स्टिट्यूट आ भी जाएगा कस्टमर्स दे विल नॉट शिफ्ट टू एनी अदर सब्स्टिट्यूट। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू सपोज्ड टू आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आपको ऐसे ही आंसर करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी, आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं केस स्टडी से, ये सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, जेनेक्स यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, सो हेंस द स्ट्रैटेजी इज डिफरेंशिएशन। फिर आप उसके की पॉइंट्स लिखेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। देन वी हैव फोकस स्ट्रैटेजी। अब जो ये फोकस स्ट्रैटेजी एज अ नेम इटसेल्फ इज सेइंग इनका फोकस नैरो है, ये ब्रॉड मार्केट को केटर नहीं कर रही है, ये नैरो मार्केट को केटर करती है, मतलब ये एक नीश सिलेक्ट करती है, लिमिटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, सिर्फ उन लिमिटेड कस्टमर्स के लिए हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज देनी है। सो यहाँ पे द फोकस ऑफ द फर्म्स इज ऑन नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और नैरो मार्केट्स, एक पर्टिकुलर मार्केट को ही टारगेट करना है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही ग्रो करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। सो नैरो मार्केट जरूर होती है, नीश जरूर होती है, लेकिन वेल डिफाइंड होती है, आपको क्लियरली पता है कि हमें इसी मार्केट के लिए काम करना है, इनकी ये नीड्स हैं, अनफुलफिल्ड हैं और हम इन्हें ये प्रोवाइड करेंगे। सो ये तब इफेक्टिव होती है जब कंज्यूमर्स की कुछ डिस्टिंक्टिव, कुछ अलग प्रेफरेंसेस हैं, अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो और कोई कंपनी पूरा नहीं कर रही। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड योर नैरो मार्केट, उसके बाद वो आप पे डिपेंड कर रहा है किस तरह की आपकी मार्केट है, नैरो मार्केट, अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको उस नैरो मार्केट में कॉस्ट कम करके कंपीट करना है, कॉस्ट के बेसिस पे कंपीट करना है, या आपको इस नैरो मार्केट में कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोवाइड करके करना है जहां पे प्राइसेस ऑफ कोर्स आपके ज्यादा हो सकते हैं। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करो या फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आप फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, वन थिंग इज क्लियर दैट एक तो कॉस्ट कम रहेगी और फोकस है तो नैरो मार्केट के लिए होगा। सो यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स टू नैरो मार्केट, राइट? यू आर कंपीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, लो कॉस्ट एंड फॉर नैरो मार्केट। यहाँ पे उस मार्केट में वो कस्टमर्स हैं जो कि कम प्राइस के प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं। सो यहाँ पे आपकी कोशिश है कि इन रिलेशन टू द अदर फर्म्स आपके प्राइसेस सबसे कम हो इस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टोर बाय द नेम लेफ्टीज, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं एंड उन्हें वो प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो हुई? बिकॉज एक पर्टिकुलर मार्केट आपने सेलेक्ट करी, लेफ्ट हैंडेड पीपल, राइट, और उनके लिए कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो दिस इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। देन वी हैव फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या है? वन थिंग अगेन इज क्लियर, फोकस्ड है तो मतलब नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं और डिफरेंशिएशन है तो मतलब आप इस नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को यूनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके केटर कर रहे हो। सो हियर योर फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग यूनिक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ नैरो मार्केट। यू आर कंपीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकनेस। यहाँ पे वो लोग हैं जो कि डिफरेंशिएटेड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर रोल्स रॉयस कंपनी की बात करें तो ये ब्रिटिश कार कंपनी है, राइट, और लग्जरी कार्स बनाते हैं, किसके लिए? हाई एंड कस्टमर्स के लिए। सो क्योंकि इनकी मार्केट वेल डिफाइंड है, नैरो मार्केट है, सिर्फ हाई एंड कस्टमर्स के लिए बना रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो, सो हाई प्राइसेस पे कर रहे हो। सो दैट मींस ये है फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सो आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी। सो इसकी दो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हो आप क्योंकि एक फोकस प्रोडक्ट बना रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, सो यहाँ पर भी आप प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। सेकंडली, राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स के लिए डिफिकल्ट होगा कंपीट करना क्योंकि जिस तरह की एक्सपर्टीज आपकी हो चुकी है उस तरह की एक्सपर्टीज अभी न्यू एंट्रेंट के पास या आपके राइवल्स के पास नहीं हुई है। वे टाइम हो सकता है, लॉन्ग रन में तो कुछ भी हो सकता है, आपका जो निश है डिसअपीयर हो सकता है, आपकी जो टारगेट मार्केट थी जिसको आप केटर कर रहे थे, अगर एक बेटर कंपीटिटर आ गया तो आपकी मार्केट, आपके कस्टमर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बट वो लॉन्ग रन की बात है, अभी तो सिर्फ आप कर रहे हो, राइट? सो उस लेवल पे ऑपरेट करना दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं होगा इन द शॉर्ट रन। डिसएडवांटेजेस क्या है? देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, अगर फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली कंपनीज दे आर लैकिंग डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, अगर उनके पास कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, सो वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए आपके पास सुपीरियर स्किल्स होनी चाहिए बिकॉज आप उस मार्केट को केटर कर रहे हो जहां पर अभी और किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया या बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं। सो कुछ कस्टमाइज करने के लिए आपको कुछ सुपीरियर स्किल्स, सुपीरियर टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी। एंड थर्ड, लॉन्ग रन में आपका नीश डिसअपीयर हो सकता है, नैरो मार्केट डिसअपीयर हो सकती है अगर एक बेटर कॉम्पिटिटर आ जाएगा, आपसे बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाएगा और आपके जैसी कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर लेगा, आपके जैसे प्रोडक्ट ले आएगा और उस नैरो मार्केट को केटर करेगा आपसे बेटर। फाइनली, द वेज ऑफ अचीविंग फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी आप कैसे अचीव कर सकते हो? तो ऑब्वियसली फोकस स्ट्रैटेजी है तो बहुत सोच समझ के आप सिलेक्ट करोगे अपने लिए स्पेसिफिक नीश कि कौन सी नैरो मार्केट को आपको केटर करना है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मार्केट बची है, कस्टमर्स की ऐसी कौन सी नीड है जो फुलफिल नहीं हुई है बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएटर्स। सेकंडली, इस स्पेसिफिक नैरो मार्केट को केटर करने के लिए सुपीरियर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कॉम्पिटेंसीज की जरूरत पड़ेगी। थर्ड, आपको एफिशिएंटली भी परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी जो आपकी मार्केट है वो नीश है, मतलब नैरो है, मतलब लिमिटेड बायर्स मिलेंगे, बायर्स लिमिटेड है, लेकिन कॉस्ट तो आपको इनकर करनी पड़ेगी उनके लिए प्रोडक्ट कस्टमाइज करने के लिए। तो आप तभी प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप एफिशिएंटली काम करोगे, अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम करके चलोगे। एंड फाइनली, आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे टू मैनेज योर वैल्यू चेन। रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ वैल्यू चेन। आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज एंड योर सपोर्ट एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटी आपको एफिशिएंटली परफॉर्म करनी है, हर एक एक्टिविटी के थ्रू आपको अपने प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करना है सो दैट कहीं ना कहीं आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाएं। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज Spacetech Private Limited is an IT company. Although there is cutthroat competition in the IT sector, Spacetech deals with distinctive niche clients and is generating high efficiencies for serving the niche market. Other rival firms are not attempting to specialize in the same target market. Identify the strategy adopted by Spacetech Private Limited and also explain the advantages and disadvantages of that strategy. So यहाँ पर भी एक केस सिनेरियो है and we have to identify ये कौन सी strategy follow करी गई है। So यहाँ पे तो it is very 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 evident the moment आपने पढ़ा this word niche, that means this is focus strategy। लेकिन कई बार आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में आपने ये तो पढ़ा था niche है, राइट? niche पढ़कर ही आपने लिख दिया that this is focus strategy। अब हो सकता था that आगे क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स दिए होते, जैसे ये जो डिस्टिंक्टिव niche कस्टमर्स हैं इनके लिए कंपनी ने लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाए, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी होती? तब वो फोकस कॉस्ट स्ट्रैटेजी हो जाती, कॉस्ट यहाँ पर आ जाता। सिमिलरली अगर लिखा होता niche clients हैं, राइट, niche मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, राइवल फर्म्स में स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो समझ आ गया कि फोकस है। लेकिन अगर आगे कुछ और मेंशन किया होता दैट इन niche clients को, नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आप यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड हाई प्राइसेस, प्रीमियम प्राइसेस से चार्ज कर रहे हैं, सो दैट मींस वो क्या हो जाती? फोकस डिफरेंशिएशन। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, एंड तक पढ़ना है और फिर आंसर करना है। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर हो गया दैट ये कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी जा रही है बाय Spacetech Private Limited। दे आर फॉलोइंग फोकस स्ट्रैटेजी, और कई बार फोकस भी लिखा होता है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? और ऐसा क्यों है? यू हैव टू टेल बिकॉज़ जो Spacetech Private Limited है वो डिस्टिंक्टिव niche clients को केटर कर रही है, मतलब एक नैरो मार्केट को केटर कर रही है। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है दैट बाकी राइवल फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट मार्केट। सो फोकस स्ट्रैटेजी वाले यही करते हैं, बहुत सोच समझकर वो देखते हैं कि कॉस्ट लीडर्स, डिफरेंशिएटर्स क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा एरिया बच गया है, राइवल फर्म्स कौन से एरिया में स्पेशलाइज नहीं कर रही हैं, और फिर वो उस पर्टिकुलर नैरो सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सो हाउ यू गोइंग टू आंसर? Spacetech Private Limited has adopted focus strategy which is one of the Michael Porter's generic strategies। हमें पता है फोकस स्ट्रैटेजीज कब इफेक्टिव होती हैं, उसके बारे में अब आपके जो भी की पॉइंट्स होते हैं मीनिंग से रिलेटेड हम वो लिख देंगे दैट ये स्ट्रैटेजीज तब इफेक्टिव होती हैं जब कस्टमर्स की डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स होती हैं और
राइवल फर्म स्पेशलाइज नहीं करते हैं इन द सेम टारगेट सेगमेंट, तो वहीं से मीनिंग से ही कुछ की पॉइंट्स क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं, नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज, डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस को सर्व कर रहे हैं। सो जिससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। देन द रिमेनिंग की पॉइंट्स रिलेटेड टू द फोकस स्ट्रैटेजी, दैट ऑर्गेनाइजेशन जो फोकस स्ट्रैटेजी यूज करती है, दे कैन कंसंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, या तो आपका नैरो कस्टमर ग्रुप है, या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक मार्केट में ही आप ऑपरेट कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को ही आप कैटर कर रहे हैं। सो वेल डिफाइंड मार्केट होती है बट नैरो होती है। देन एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी, दो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज दैट आप प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप उनके लिए फोकस प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं, उनकी डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंसेस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। एंड सेकंडली बिकॉज आप एक पर्टिकुलर नैरो मार्केट के लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो ये करने के लिए आपको सुपीरियर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, ट्रेमेंडस बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। यू नीड टू हैव सम गुड स्किल्स ताकि आप उस पर्टिकुलर मार्केट जिसे कोई और सर्व नहीं कर रहा, आप उनकी नीड्स को पूरा करें। सो आपके पास तो ये एक्सपर्टीज है, लेकिन आपके राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स के लिए सेम लेवल की एक्सपर्टीज डेवलप करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन दैट अगर आपके पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज नहीं है, अगर सुपीरियर स्किल्स नहीं है, तो आप फोकस स्ट्रैटेजी परस्यू नहीं कर पाओगे। सेकंडली ऑलरेडी आपकी मार्केट बहुत लिमिटेड है, सो लिमिटेड डिमांड होगी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और कॉस्ट ज्यादा होंगी जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एंड लॉन्ग रन में नीश हमारी डिसअपीयर हो सकती है, बिकॉज़ हो सकता है एक लार्ज कंपटीटर आ जाए और एक बेटर प्रोडक्ट ले आए, सो इन दैट केस आपकी जो नीश है, आपकी जो मार्केट है, कस्टमर्स हैं, वो कंपटीटर के पास चले जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू सपोज टू आंसर द क्वेश्चन। केस स्टडीज में हमेशा केस का रेफरेंस दो, वहां से शुरुआत करो, फिर जो भी स्ट्रैटेजी आपने आइडेंटिफाई करी सारे उसके की पॉइंट्स लिखो, एंड देन आगे बढ़ते रहो। जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्दर पार्ट्स उसे आंसर करते रहो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स गिव इट अ रीडिंग। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद सेवरल प्लेयर्स। Businesses face severe competition and aggressively they market themselves with each other. Luxury Jet is a private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircraft. मतलब Luxury Jet एक Delhi-based company है जिसके 9 small aircrafts हैं with seating capacity ranging between 6 seats to 9 seats. These aircrafts are chartered by big businesses or big business houses and high net worth individuals for their personalized use. Their aircraft are also often hired by the foreigners. Foreigners भी उनके aircrafts को use करते हैं, hire करते हैं. Identify and explain Michael Porter generic strategy followed by Luxury Jet. तो क्या हुआ यहाँ पे? कौन सी strategy है? Try to identify the key points. Luxury Jet नाम में ही लिखा है, एक ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो कि सिर्फ चार्टर्ड बिग बिजनेस हाउसेज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिच पीपल, उनके लिए ही एयरलाइन सर्विसेज इस कंपनी ने शुरू करी है। और एक बहुत छोटा सा फ्लीट साइज है, सिर्फ 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 6 to 9 सीट्स है। मतलब कस्टमाइज किया गया है एयरप्लेन फॉर दीस इंडिविजुअल्स, इनके पर्सनलाइज्ड यूज के लिए है। एंड ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी ज्यादा होगी, प्रीमियम प्राइसिंग होगी। सो दिस इज फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अ प्राइवेट मनी फ्लोट लिमिटेड बैंक टारगेट्स हाई वर्थ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे हमें ना वेल डिफाइंड मार्केट एज इट इज लिखकर दे दी है, चाहे आप ये क्वेश्चन देख लो चाहे ये क्वेश्चन देख लो। नैरो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बिग बिजनेस हाउसेस। सो यहाँ से हमें समझ आ गया दैट ये फोकस स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके बारे में लिखना मत शुरू कर दो, आगे पढ़ो। फोकस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, फोकस कॉस्ट भी हो सकती है। दैट इज प्राइवेट मनी फ्लोट लिमिटेड बैंक, ये प्रीमियम सर्विसेज देता है विद एडिशनल एंड पर्सनल सर्विसेज नॉट नॉर्मली अवेलेबल टू अदर बैंक्स। सो बाकी बैंक्स की तरह नॉर्मल सर्विसेज नहीं देता, पर्सनल सर्विसेज देता है स्पेशली फॉर हाई वर्थ इंडिविजुअल्स। सो ऑब्वियसली उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज करेगा। दे चार्ज सिग्निफिकेंट एनुअल फी फॉर दी सर्विसेज। द कंपनी मेक्स फुल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू आउट इट्स ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो हमें पता है दैट फोकस स्ट्रेटजी में एक और उसका जो की पॉइंट होता है दैट यहाँ पर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बिकॉज़ नैरो कस्टमर्स हैं तो डिमांड भी लिमिटेड होगी, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट को मिनिमाइज जरूर करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटजी फॉलोड बाय मनी लोड लिमिटेड बैंक। सो फोकस तो है, बट साथ में क्योंकि प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए आप प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट एनुअल फी चार्ज कर रहे हैं, सो दैट मींस दिस इज फोकस डिफरेंशिएशन। सो हाउ आर वी गोइंग टू आंसर दिस? द फर्स्ट क्वेश्चन जो था, एयरलाइन इंडस्ट्री फेसेस स्टिफ कंपटीशन, हाउएवर लग्जरी जेट हैज अटेम्प्टेड टू क्रिएट नीश मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो क्वेश्चन से ही पॉइंट्स हमें लिख देने हैं केस के रेफरेंस में। फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट। सो नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के मीनिंग सारे फीचर्स हम लिख देंगे। लग्जरी जेट कम्पीट्स इन मार्केट बेस्ड ऑन यूनिकनेस। अब आप केस से पॉइंट्स दो दैट लग्जरी जेट आपको क्यों लगता है कि वो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है? बिकॉज़ इट इज कम्पीटिंग बेस्ड ऑन यूनिकनेस, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहा है, बिग बिजनेस हाउसेस को टारगेट कर रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है, आल्सो चार्टर्ड फ्लाइट्स चला रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आप चला रहे हो और कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज कर रहे हो, कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, बेटर लग्जरी, एंड एट टाइम्स आप कॉस्ट भी सेव कर पा रहे हैं। सो ट्रैवलिंग बाय प्राइवेट जेट इज द मोस्ट कंफर्टेबल, सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ फ्लाइंग योर कंपनी सीनियर बिजनेस पर्सनल। सो ये जो चार्टर्ड सर्विसेज ये एयरलाइन चला रही है, सो दिस मींस दिस इज फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रेटजी, आपको बताना है दैट ये स्ट्रेटजी होती क्या है, उसके बाद आप केस से सारे पॉइंट्स लिखकर उसे रिलेट करेंगे। एंड फाइनली बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी जो अंडर न्यू स्कीम इस नाम से है, द टॉपिक इज द टाइटल ऑफ द स्ट्रेटजी इज इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, मीनिंग सेम है। सो यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंटीग्रेट कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं दो स्ट्रेटजीज को। कॉस्ट पर भी आपका ध्यान है और डिफरेंशिएशन पर भी आपका ध्यान है। तो जो हमने तीन स्ट्रेटजीज जेनरिक स्ट्रेटजीज डिस्कस करी उसी की फर्दर डेवलपमेंट है। यहाँ पे कंपनीज कहती हैं आपको अच्छी क्वालिटी भी देंगे और लो कॉस्ट पर भी देंगे, आपको हम एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो, और कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग मोर वैल्यू फॉर योर मनी। आपका एम्फेसिस फोकस है लो कॉस्ट पर भी और बेटर क्वालिटी डिफरेंसेस लेकर हम आ रहे हैं, अपस्केल कर रहे हैं, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहे हैं और कम कॉस्ट पर आपको दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपने राइवल से, बाकी सेलर से कॉस्ट और प्राइसेस को कम रखना है और अच्छी क्वालिटी भी देनी है। सो आप ये दो तरीके से कर सकते हो। देयर आर टू वेज ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। फर्स्ट, या तो आप प्राइसेस को राइवल से कम कर दो और क्वालिटी फीचर्स में ज्यादा चेंज मत करो, कंपेरेबल सिमिलर सी क्वालिटी सिमिलर फीचर्स लेकिन प्राइसेस कम कर दो, तो बेस्ट वैल्यू कस्टमर्स को मिल गई। या आप क्या कर सकते हो, प्राइसेस सेम रखो, राइवल्स जैसे चेंज नहीं करना है, सिमिलर कंपेरेबल प्राइसेस, लेकिन फिर आपको क्वालिटी और फीचर्स ये इंप्रूव करने पड़ेंगे। सो दीस आर द टू ऑप्शंस दैट कंपनीज कैन फॉलो अगर बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो योर चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज लाइक OnePlus, Oppo, Xiaomi, Redmi, Realme, ऑल दीस मोबाइल फोन कंपनीज, इनका फोकस बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइड करने में है, बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट देने में है, बिकॉज दे वांट द कस्टमर्स को एक रीजनेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल जाए और कम कॉस्ट पर भी मिल जाए। एंड दीस कंपनीज आर केटरिंग टू दोस काइंड ऑफ कस्टमर्स जो ये चीज चाहते हैं। लेट्स गो थ्रू अनदर केस सिनेरियो नाउ। सो द केस इज Domolo, a premium cycle and cycling equipment brand, targets high spending customers with a linking for quality and brand name. Their cycles range from rupees 15,000 to rupees 1 lakh. The recent trend of fitness through cycling has created humongous means big, huge demand for cycles and peripherals. Peripherals मतलब उसके साथ जो accessories होती हैं like helmets, lights, braking systems, fitness applications, etc. The customer base has grown 150% in the last 3 months. मतलब काफी डिमांड हो गई है of cycling equipments. Mr. Vijay, who is an investor, wants to tap into this industry. वो cycling industry में invest करना चाहते हैं and bring about cheaper options to people who cannot spend so much. So Mr. Vijay क्या करना चाह रहे हैं? Mr. Vijay चाह रहे हैं that all the people who cannot spend so much, जो ज्यादा prices नहीं पे कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब कम prices पे अगर हम एक
अच्छी क्वालिटी की साइकिल या साइकिलिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करें. Won't that be a good idea? So that is what Mr. Vijay is trying to do. Which business level strategy would best suit for Mr. Vijay's idea, and what are the major sub strategies that can be implemented to capture the maximum market? So यहाँ पे ये कौन सी business level strategy है? Now please don't write differentiation strategy क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए प्रीमियम है, हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स के लिए. So ये दोनों पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए that okay this can be focus differentiation. ये focus differentiation नहीं है. पहले आपको एक बस बेस बनाया गया है, उसके लिए आपको ये सारा का सारे पॉइंट्स लिख दिए. आगे देखो क्या लिखा है कि मिस्टर विजय क्या करना चाह रहे हैं. This is the main question that he wants to bring cheaper options to people who cannot spend so much. वो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. So here the strategy that will be followed will be best cost provider strategy. What is the another name for it? Integrated low cost differentiation strategy. जहां पे फोकस होता है हमारा क्वालिटी पर भी एट द सेम टाइम लो कॉस्ट पर भी. तो कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देनी है, वैल्यू फॉर मनी. तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी वुड इंश्योर बेटर रीच टू नॉट सो अफ्लुएंट कस्टमर्स एंड प्रोवाइड देम विद गुड क्वालिटी साइकिल्स एंड इक्विपमेंट. वो लोग जो ज्यादा अफ्लुएंट नहीं है, मतलब ज्यादा रिच नहीं है, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 15,000 से 1 लाख तक साइकिल खरीदे, बट एट द सेम टाइम वो अच्छी साइकिल्स, गुड क्वालिटी साइकिल्स एंड इक्विपमेंट चाह रहे हैं. सो उनके लिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कंपनी फॉलो कर सकती है, बिकॉज जैसे कि हमने केस स्टडी में पढ़ा देयर इज एन इंक्रीजिंग साइकिलिंग ट्रेंड. सो डिमांड तो है. सो द टू सब स्ट्रेटजीज दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड आर, क्या दो सब स्ट्रेटजीज होती हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी की? पहला, राइवल से प्राइसेस कम कर दो लेकिन क्वालिटी फिर आप सेम रखेंगे. राइवल जैसी कंपेरेबल क्वालिटी एट लो प्राइसेस. और व्हाट यू कैन डू इज सेम प्राइसेस चार्ज करो राइवल जैसे, लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो. प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर दो, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उसके फंक्शंस इंप्रूव कर दो. सो द आइडिया ऑफ मिस्टर विजय इज टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी. सो यहाँ पे हमारे पास केस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है दैट वो क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं. फोकस पूरा कहाँ है दैट ही वांट्स टू ब्रिंग चीपर ऑप्शंस फॉर पीपल हु कैन नॉट स्पेंड सो मच. मतलब वो कहीं ना कहीं प्राइस को जरूर कम करना चाह रहे हैं. तो जब आप प्राइस को कम करते हैं सो क्वालिटी आप कंपेरेबल दे सकते हैं. सो द सब स्ट्रेटजी नंबर 1, ऑफरिंग लोअर प्राइसेस फॉर ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटी, शुड बी इंप्लीमेंटेड टू बिकम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर ऑफ साइकिल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट इन द मार्केट. सो विद दिस वी आर थ्रू विद चैप्टर 3 आल्सो. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कांसेप्ट्स. सो नाउ टेक अ ब्रेक, रिलैक्स फॉर सम टाइम एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज. जो क्वेश्चंस हमने क्लास में प्रैक्टिस नहीं करे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, देन क्लियर योर डाउट इन द डाउट क्लासेस.